भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंद कुंडाब्यो जैनम धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मांगल्य मांगल्यम सर्वे कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए पंच महावीर स्वामी की जय, पंच प्रविष्टि भगवान की जय। जी मैम। जी, धन्यवाद सजल जी। सभी को जय जिनेन्द्र। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। कृपया चैट बॉक्स का उपयोग करें और जवाब दें। जी, मैं बढ़िया हूँ खुशबू जी। मुस्कान जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, धन्यवाद। धन्यवाद आरती जी, धन्यवाद कविता जी। ये 555 जिनेन्द्र, रियलमी के नाम से डिवाइस शो हो रही है, प्लीज अब अपनी डिवाइस को रीनेम कीजिएगा। राकेश जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अनिता जी। ये ठीक है रश्मि जी, लेकिन आप हमसे जुड़े रहेंगे। जवाब जरूर दीजिएगा। ये ये रियलमी के नाम से डिवाइस शो हो रही है, 555 रियलमी RMX। आप प्लीज अपनी डिवाइस को रीनेम कीजिएगा। जी मैम। जिनके वीडियो ऑफ है प्लीज अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। सजल जी, जी मैम। प्लीज आप PDF शो करते रहिए। जी जी मैम। हमने पिछले सेशन के अंदर कुछ व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में बात की थी। आज की मेरी PDF फिर वहीं से शुरू होगी। मैं चाहती हूँ कि आप में से हर एक अलग अलग एक एक व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में एक या दो सेंटेंस में कुछ बताएं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप सब लोग बारी बारी एक एक व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में एक या दो सेंटेंस में शॉर्ट में समझाएंगे। आपको क्या याद है, आपको क्या समझ आया, आप क्या समझते हैं इससे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले कौन बताएगा? शारीरिक भिन्नता। प्लीज आप अपनी सहूलियत से बताइए, अदरवाइज मुझे एक एक को अलग अलग बताना पड़ेगा। शायद ऐसा पूछ लूं जो आपको नहीं बता सके आप, इसलिए हाँ प्लीज आप अपनी सहूलियत से कोई भी बताइए। हाँ मैम। जी अनीता जी। शारीरिक भिन्नता में जैसे कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, जी और किसी का मतलब फेस थोड़ा बड़ा रहता है, मतलब इस तरह से भी शारीरिक भिन्नता में आ जाता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और हमने पिछले वेबिनार में इस पे डिटेल में डिस्कस किया था कि इन सब हाँ भिन्नताओं मैम। से कक्षा में क्या परिवर्तन आते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट कौन बताएगा? नेक्स्ट मैम, वर्षा जी, आप बताना चाहती हैं? व्यक्तिगत भिन्नता। मैम मैं बताऊं? जी खुशबू जी। व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत मोटर क्षमता भिन्नता आपने बताया था कि जी बच्चे पढ़ने लिखने में कैसे हैं और उनकी रुचि के अनुसार हमें उन्हें पढ़ाना चाहिए। इसके अलावा आर्थिक स्थिति में भिन्नता,
उनके रहन सहन और पहनावे से हमें पता चलता है कि बच्चे की आर्थिक स्थिति कैसी है। अच्छे से परिवार को ग्राउंड खुशबू करता जी, है। किसी एक के बारे में आपको बताना है, सबको एक एक मौका मिलना चाहिए। किसी एक भिन्नता के बारे में, हमने शारीरिक भिन्नता के बारे में बात कर ली, आप बौद्धिक क्षमता के बारे में बताइए। बौद्धिक क्षमता में भिन्नता, जैसे व्यक्ति की किसी बच्चे की बौद्धिक क्षमता कितनी है, मतलब वह कैसे समझता है, कैसे उसे समझ आ रहा है, जो टीचर पढ़ाते हैं कि बौद्धिक क्षमता कितनी है, कितनी अभी उसकी समझने की क्षमता है। कोई भी टीचर अगर उसे पढ़ा रहा है तो उसे कितना समझ में आता है, और उसकी पढ़ाई लिखाई से हमें पता चलता है कि वह कैसा है। जी, एक बात बताना चाहूंगी, पिछली बार हमने इस पे डिटेल में डिस्कस किया था कि जो परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स ले आता है सिर्फ वही बुद्धिमान है, ऐसा नहीं होता है। हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन जो अपने ज्ञान का उपयोग कर सके सही समय पे, हम उसको बुद्धिमान कहेंगे। ठीक है। जी। हाँ, धन्यवाद। नेक्स्ट कौन बताएगा? एक या दो सेंटेंस में शॉर्ट में आपको बताना है आप क्या समझे है। ठीक है, प्लीज जल्दी से कोई भी। सुनीता नमस्ते। जी, आप बताएंगी? सुनीता जैन जी, आप बताएंगी? जी मैं भावात्मक भिन्नता बता रही हूँ मैं। सॉरी? जैसे भावात्मक भिन्नता, जैसे अपन ने बच्चों को किस चीज, जैसे जी बोलिए। किसी भावात्मक भिन्नता, जैसे किसी भी चीज को कैसे बच्चों से डिस्कस करना है, बच्चों जी को अपन सुनना है, ये सोचना है कि ये बच्चा कैसा है, उसका भाव को पढ़ना चाहिए और अपन को उनकी भाव को पढ़ना चाहिए, बच्चों को और बच्चों को अपन का कि इसका रीजन क्या है, आखिर ये क्यों नहीं सीख रहा है, यानी इसकी मन में क्या है, क्या चल रहा है, क्यों नहीं देख रहा जी, है, यानी टीचर की बात क्यों नहीं सुनता है। इसी प्रकार भावात्मक भिन्नता है। जी ठीक है नमस्ते। सुनीता जी। ठीक है सुनीता जी, धन्यवाद। अगला है मनोदृष्टि में भिन्नता, कौन बताएगा? मनोदृष्टि मीन्स एटीट्यूड। मैम मैं बताऊं। हाँ जी। मैम मनोदृष्टि में भिन्नता मतलब हमें सब बच्चों को एक समान देखना चाहिए, मतलब जो होशियार बच्चा है हमें उसी पे ज्यादा ध्यान नहीं, जो वीक है उस पर भी ध्यान देना चाहिए, जो मतलब पढ़ नहीं सकता, जिसको लिखने में मतलब समझ नहीं आ रहा उस पर ध्यान दीजिए। मुस्कान जी, एटीट्यूड मैंने आपको समझाया था। यस मैम। एटीट्यूड मतलब किसी भी चीज के लिए व्यक्ति का रवैया, बच्चों का रवैया कैसा होता है जब हम कोई एक चीज बताते हैं, कोई एक बात बताते हैं, तो ये उनकी हाँ। मनोदृष्टि या रवैये की भिन्नता है। हर एक चीज को देखने का तरीका सबका अलग होता है। तो किसी बात या किसी चीज के लिए बच्चे किस तरह से रिएक्ट करते हैं, वो क्या रवैया दिखाते हैं। ठीक है, तो यस। रवैये में भिन्नता हमने एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया था। यस मैम। ठीक है। यस मैम। ठीक है, अभी है उपलब्धि में भिन्नता, ये कौन बताएगा? उपलब्धि में भिन्नता। मैं बताऊं मैम। जी, खुशबू जी, जैसे बहुत सारे लोग हैं, किसी और को मौका दे। आप बता चुके एक बार। मैम हम लोग डबल मैम हैं। दो खुशबू, वो खुशबू, जी, हम कौन मैम बता रहा है? खुशबू उपाध्याय थी जो इसने बता दिया। मैम जिसने बता दिया था वो खुशबू उपाध्याय थी, अब एक और खुशबू है। अच्छा सॉरी, बताइए फिर आप, सॉरी। प्लीज बताइए। मैम जैसे उपलब्धि में भिन्नता होता है, जैसे किसी बच्चे को किसी चीज में रुचि होती, सब बच्चों को अलग अलग में होती, तो कोई स्पोर्ट में अच्छा होता है, कोई पढ़ने में अच्छा होता है,
तो ये है उपलब्धि में भिन्नता। ठीक है, किसी बच्चे ने क्या उपलब्ध किया है, उसके पास क्या स्किल है, उसने कोई इनाम जीता है, कोई स्पेशल जगह रखता है, वो ऐसा कोई भी उसकी स्पेशलिटी है और उसकी वजह से उसके व्यवहार में उसकी पढ़ाई में बहुत सारा अंतर आ जाता है, कक्षा में उसकी वजह से फर्क पड़ता है, उस पर हमने डिस्कस किया था। सजल जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। मोटर क्षमता में भिन्नता, इसको कौन बताएगा? प्लीज आप जल्दी जल्दी बताइए, फिर हमको पीछे बात करने के लिए टाइम कम पड़ जाएगा। प्लीज थोड़ा सा स्पीड रखिए। अतुल जी आप बताएंगे? अतुल जी अनम्यूट करेंगे अपने आप को। अतुल जी आप अनम्यूट कर पा रहे हैं जी? जी मैम। मोटर क्षमता में भिन्नता, आप क्या समझते हैं इससे? कोई और बता सकता है? मोटर क्षमता में भिन्नता, मोटर क्षमता मैंने आपको बताया था कि मैम मैंने एक एग्जांपल दिया था कि करीना की एक ऐड आती है, शायद आप लोगों ने नहीं देखी थी। मैंने आपसे कहा था मोटर क्षमता यानी फिजिकली बच्चे किसी चीज को, किसी काम को कैसे कर पाते हैं। और मोटर क्षमता दो तरह की होती है, एक फाइन मोटर और एक ग्रॉस मोटर। ग्रॉस मोटर जिसमें बच्चे अपने हाथ पैर का उपयोग करते हैं, जैसे चढ़ना कूदना, है ना, जंप करना, ये सारे ग्रॉस मोटर मैथड। फाइन मोटर जिसमें बच्चे छोटी छोटी चीजों को हाथ से पकड़ के छोटे छोटे काम कर सकते हैं, जैसे जोड़ने वाले खिलौने होते हैं उनको जोड़ के बनाना, है ना, मोती पिरोना, बड़ी सी एक रस्सी होती है उसके अंदर बड़े बड़े से बीड्स होते हैं वो पिरोना, या रिंग एक के ऊपर एक जमाना। बच्चे जब पेंसिल पकड़ते हैं तो ये उनकी फाइन मोटर स्किल होती है। तो यह है मोटर क्षमता। क्लास में हर बच्चे की मोटर क्षमता है। फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल दोनों में भी बहुत फर्क होता है। ठीक है, आप लोगों की तरफ जब नहीं आ रहे, मुझे अपने आप पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि शायद मैंने ठीक से नहीं पढ़ाया, ये आपको याद नहीं रहा। मैडम जय जिनेन्द्र। चलिए हम जय ये जिनेन्द्र जैसे अनिल जी। जैसे कुछ बच्चे हैं जो बोलते तो बहुत अच्छा है और लिख नहीं पाते हैं, तो वो भी तो इसी में आएगा ना, मोटर क्षमता में? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल ना आएगा। बोल। फाइन मोटर स्किल हाँ नहीं होगी तो वो लिख नहीं पाएंगे, लेकिन उनकी समझ हाँ शक्ति है, बिल्कुल आएगा। हाँ हाँ। जी अनिल जी। ये अर्चना जी की तरफ से था, मैंने तो बोल जी दिया है। जी, सही है आपने जो बताया वो। जी नेक्स्ट है लिंग भेद। लिंग भेद को कोई समझाएगा? मैम समझा। जी जी सुनीता जी। जैसे पापा को बेटी बहुत प्यारी होती है, माँ को बेटा प्यारा होता है, जी जी है इसमें हाँ, ये लिंग मैंने भेद में। उदाहरण दिया था आपको। हाँ
यही ध्यान है मुझे मैम। मैंने ये समझा था कि भगवान ने दो लिए, लेकिन उन दोनों को भी ऐसे रिश्ते बनाए कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। लेकिन इसको आगे लिंग भेद को मैंने समझाया था कक्षा में कैसे उससे फर्क पड़ता है। जी नहीं है ध्यान। कक्षा में उससे कैसे फर्क पड़ता है मैंने बताया था। लड़कियां ज्यादा स्मार्ट होती है, जैसे ज्यादा हाँ मैम, मार्क्स लेकर आती है, हाँ फिजिकल मैम एक्टिविटी में लड़कियां नहीं लेके लड़के आते। ज्यादा आगे होते हैं। हाँ मैम बताया था कि लड़कियां हाँ आगे जी, रहती हैं। जी जी। अभी आपको सबको शायद पूरा याद आ गया है, ठीक है। आर्थिक स्थिति में भिन्नता, इससे हमारी क्लास कैसे चेंज होती है, कौन बताएगा? सरोज जी ने अभी तक नहीं बताया, आस्था जी ने नहीं बताया, पार्वती जी ने नहीं बताया, कौन बताएगा आप में से? देखिए सबको भागीदारी निभानी है, प्लीज बताइए। आस्था जी आप बताइए। मैम आर्थिक स्थिति में भिन्नताएं होती है कि कोई बच्चा जैसे किसी के घर में उतनी क्षमता नहीं है कि वो अच्छी अच्छी कॉपी किताबें ला सके, और कोई जी बच्चा अच्छी अच्छी कॉपी किताबें ला सकता है। तो यही होता है आर्थिक भिन्नता में। हाँ जी। और जिसको ज्यादा सुविधाएं मिलती है, हो सकता है वो ज्यादा सीख ले, उसको ज्यादा चांस मिलते हैं सीखने के। लेकिन मैम ऐसा नहीं होता है, जिसको ज्यादा सुविधाएं मिलती है वो कम सीखता है, और जिसको कम। देखिए, हाँ ये हो सकता है, एक तरह से हम देखा जाए व्यवहार में ये हो सकता है, लेकिन हम जिस तरह से सोच रहे हैं कि पढ़ाई के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए, और जब वो सुविधाएं पूरी तरह से नहीं मिलती तो बच्चों को पूरा ज्ञान नहीं मिल सकता है। एक व्यवहारिक तरीके से जिस तरह से आप बोल रहे हैं वो भी बात सही है कि ज्यादा सुविधाएं मिलती है वो कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि उनको चिंता नहीं होती है। आपकी बात सही है। नेक्स्ट है रुचि में भिन्नता। सरोज जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को। मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही, आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। हम बाकी सबको क्लियर सुनाई दे रही है, आप एक बार फिर से अपना नेट चेक कर लीजिए। अच्छा, रुचि जी में मैम, भिन्नता है। क्लियर आ रही है। रुचि में रुचि में भिन्नता, भिन्नता पूछिए। रुचि में भिन्नता से मैम ये है कि जैसे क्लास में लगभग 20 25 30 बच्चे हैं, तो कोई पेंटिंग में होशियार होते हैं, कोई लिखने में, किसी की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है, कोई संगीत में होशियार होता है, कोई याद करने में जी उसको बहुत जल्दी याद होता है, और कोई खेलने में ही रुचि रखता है। तो अपनी अपनी जी रुचि होती है, ये रुचि भिन्नता सरोज होती जी है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। सजल जी नेक्स्ट पे चलेंगे। जी मैम। नेक्स्ट जो है हमारा भावात्मक भिन्नता, उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है व्यक्तित्व भिन्नता, पर्सनालिटी डिफरेंस। ये कौन बताएगा? व्यक्तित्व भिन्नता, बहुत सारे लोग बाकी हैं अभी, प्लीज। पार्वती जी। मैम हम बताएं जी बिल्कुल। क्या होता है उसमें? कुछ होते हैं ना बच्चे जो बोलने में, जवाब देने में होशियार होते नहीं होते, उसमें आता ना व्यक्तित्व भिन्नता में। जी कोई मिलनसार होते हैं। कुछ बच्चे जवाब नहीं दे पाते, उनका बर्ताव में भी अंतर हो जाता है। जी जी बिल्कुल, कोई मूडी होते हैं, कोई बहुत खुश मिजाज होते हाँ, हैं। हाँ जी पर्सनालिटी बिल्कुल में सही भी बात है। अंतर होता है। जी बिल्कुल। नेक्स्ट है अनुभूति भिन्नता या परसेप्शन। इसको कौन बताएगा? सचिन जी। सचिन आपने जी म्यूट आप कर दिया अपने आप को। अनम्यूट कीजिएगा आप अपने आप को। आप म्यूट हैं।
हाँ जी मैम, मैं ये बोल रहा था कि मैंने उसमें थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो मैं यहाँ समझ नहीं पाया था थोड़ा, तो अभी मैं इसमें थोड़ा नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, हम किसी और से पूछ लेते हैं। रामेश्वर जी आप बता सकते हैं? आवाज नहीं आ रही मैम, क्या पूछा है आपने? रामेश्वर जाटव सच बता सकते हैं? परसेप्शन, क्या पूछा है मैम? क्या पूछा है मैम? अनुभूति में भिन्नता, परसेप्शन, अनुभूति में? अनुभूति में भिन्नता, परसेप्शन के बारे में पूछा है आपसे। अच्छा मैम, अभी आवाज आई? अनुभूति मतलब अनुभव के आधार पर बच्चों को कुछ अनुभव होता है किसी चीज का, जैसे गलत है या गुणा भाग, तो बच्चों को उनके बारे में अनुभव। रामेश्वर जी, परसेप्शन, अनुभूति मतलब किसी भी चीज को कोई कैसे देखता है, कैसे लेता है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मैंने आपको दिखाया था कि आपको 6 दिखाई दे रहा है लेकिन मुझे 9। मतलब अपनी तरफ से हम क्या सोचते हैं, हर एक का अपना तरीका होता है सोचने का। तो हर बच्चा, हम कोई चीज समझाते तो बच्चा उसको किस तरीके से लेता है, वो बच्चों की हाँ अनुभूति सही है। और बात, हर बच्चे की अनुभूति में भिन्नता होती है, तो वो अपनी तरीके से उस बात को समझते हैं। ठीक है सही बात है जी मैम। जी। वातावरण, भावना जी आप बताएंगी वातावरण में भिन्नता क्या होती है और कैसे कक्षा पे प्रभाव डालती है? भावना सेन जी, आप हमको सुन पा रहे हैं? भावना जी, जी भावना जी अनम्यूट करें अपने आप को, आपकी माता राम दिख रही हैं, आप अनम्यूट करें। हेलो, जी नमस्ते मैम। जी बोलिए। आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है। बोलिए बोलिए। सर हम मैसेज पे बता दे रहे हैं हमारी तबीयत ठीक है नहीं है। अच्छा मैम आपका बंद है ऑडियो। एक डिवाइस है 5555 रियलमी, आप पहले उसको रीनेम करिए, अनम्यूट करिए और हमको बताइए वातावरण में भिन्नता से आप क्या समझती हैं? जी रियलमी RMX3501 के नाम से है। आपका कल्पना वीवो यादव। फोन है। कल्पना यादव कल्पना बताएं। जी, हाँ कल्पना जी अनम्यूट करें और अपनी डिवाइस को रीनेम भी करें। पहले आप अनम्यूट करें अपने आप को, कल्पना यादव जी। जी कल्पना जी, नमस्ते नमस्ते। मैम, आपकी आवाज नहीं आई। जी, बताइए वातावरण में भिन्नता। वातावरण में भिन्नता से आप क्या समझती हैं, ये पूछा मैंने। जैसे वातावरण में कहें कि जैसे स्कूल का वातावरण, हम किस क्षेत्र में रहे, वहाँ का वातावरण, जैसा स्कूल में माहौल रखेंगे, जितना अच्छा रहेगा उतने अच्छे स्टूडेंट पढ़ेंगे। शायद थोड़ा सा नेट इशू लग रहा है। वातावरण में भिन्नता से हमने देखा था कौन बच्चा किस तरीके के परिवार से आता है, उसके घर का वातावरण कैसा है, उसका प्रभाव कक्षा में उसके व्यवहार पर पड़ता है। ठीक है, लास्ट है हमारा प्रतिभा या योग्यता में भिन्नता। इसको कौन बताएगा? संध्या जी, प्रेरणा जी, रश्मि जी, भारती जी, आप लोग प्लीज वीडियो ऑन करिए और इसका आंसर कौन देगा बताइए मुझे। वर्षा जी, प्रशंसा जी, निशा जी, सुमन जी, आप लोगों की वीडियो भी ऑफ है। जूली जी,
जी जी वर्षा जी। बोलिए। भूपेंद्र आप उत्तर दो, आपका काफी समय से हैंड राइज है, आप अनम्यूट कर लें अपने आप को और उत्तर दें। भूपेंद्र राजपूत। जी सर। वीडियो चालू कर लें आप अपना और उत्तर दें। सर लाइट नहीं है सर, हम ऐसे ही बता रही सर। हाँ बता बोलो। सर प्रतिभा योग्यता भिन्नता मतलब कोई भी बच्चा किस चीज में आगे जाकर क्या खोज सकता है और क्या बन सकता है, वो किस बारे में वो ज्यादा जानकारी उपलब्ध कर सकता है। जी 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 मैम। भूपेंद्र जी। जी जी आज धन्यवाद। जोड़े हैं, ज्यादा नहीं बता हाँ पाएंगे जी मैम। जी। जितने लोग जुड़े हैं सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि हमको भी पता चले हम किससे बात कर रहे हैं। क्योंकि यदि सामने मतलब सिर्फ काला दिखाई देगा तो कुछ समझ नहीं आता है कि हम किससे बात कर रहे हैं, हमारी बात कितनी समझ में आई। जब तक सामने चेहरे के रिएक्शन नहीं दिखते पढ़ाने में मजा नहीं आता है। आई टू आई कांटेक्ट जरूरी है। प्लीज सब लोग अपने वीडियो ऑन रखिए। लाइट नहीं है तो भी आप वीडियो ऑन रखिए। मोबाइल की लाइट में आपका चेहरा फिर भी दिखाई देता है ना, जी हम आपको बिल्कुल मैम, आपके भाव को पढ़ आपने पाते ठीक हैं। कहा। प्लीज वीडियो ऑन रखिए। जी भारती आटिया जी, प्रशंसा साहू जी, निशा जाटव जी, कविता साहू जी, भावना जी, आप अपने वीडियो को जरूर से ऑन करें। वर्षा प्रजापति जी, हम समझ सकते हैं कि आपके यहाँ पावर का प्रॉब्लम है, लेकिन आपका वीडियो ऑन होगा तो हम आपको पूरा महसूस कर पाएंगे और कि आप हमारे बीच पूरे मानसिक तौर से और शारीरिक तौर से जुड़े हुए हैं। तो आज जिन्होंने भी अपने वीडियो को ऑफ करके रखा है, भावना जी, भारती जी, आप रह गए हैं, बाकी सभी ने अपना वीडियो ऑन कर लिया है। भारती आटिया जी, आप भी अपना वीडियो ऑन करें। जी मैम हम कंटिन्यू। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। मुझे 1 मिनट दीजिएगा खाली। जी अभी है, यदि हमको अपनी कक्षा को अपने कंट्रोल में रखना है, बच्चों को अच्छे से जानना है और अच्छे से पढ़ाना है, तो बच्चे किस तरह से सीखते हैं, उनकी क्षमताएं क्या है, उनको जानना जरूरी है। तो आज हम इन 5 उनकी क्षमताओं के बारे में जानेंगे। इससे हमारी कक्षा को हम कैसे सुधार सकते हैं, इस बात पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है अनुभूति या ज्ञान प्राप्ति, कॉग्निशन। ये बच्चों की क्षमता होती है। क्षमता मतलब एक बात समझिए, किसी चीज का होना, किसी में कोई कम है या कोई ज्यादा है तो उसके व्यवहार में जो भिन्नता आती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। ज्ञान प्राप्ति या अनुभूति, जिसको कॉग्निशन या परसेप्शन कह सकते हैं हम। अभी इसकी पहचान बच्चों में कैसे होती है, मैंने आपको जो सामने एग्जाम्पल दिया है, इसमें लेफ्ट राइट ब्रेन, ब्रेन का काम होता है, दिमाग की बात है। और लेफ्ट राइट ब्रेन शायद आप लोग जानते हैं, आप जानते हैं लेफ्ट और राइट ब्रेन के यूज के बारे में, किस तरह से काम करता है। जिसको पता है वो बता सकते हैं प्लीज। आपको पता है कुछ? हाँ या ना, प्लीज जल्दी से जवाब दीजिए। नहीं पता है तो ना बोलिए, पता है तो हाँ बोलिए प्लीज। देखिए हमारे पास समय सीमा है, उसमें हमको खत्म करना है। नहीं पता है महेंद्र जी, ठीक है। रजनी जी नहीं पता है, अनिता जी नहीं पता, ठीक है चलिए मैं बताती हूँ। हमारा जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो हमारे राइट बॉडी से कनेक्ट होता है, और लेफ्ट ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन, मेमोरी, ठीक है, मतलब याददाश्त, किसी चीज की, किसी चीज को समझना,
तर्क शक्ति, ये चीजें हमारे लेफ्ट ब्रेन में होती है जो राइट बॉडी से कंट्रोल होती है। और हमारा जो राइट ब्रेन होता है उसके अंदर हमारे सारे सेंसेस, रंगों की पहचान, खुशबुओं की पहचान, खूबसूरती की पहचान, आकारों की पहचान, किसी चीज को देख के उसकी सुंदरता की मतलब प्रशंसा करना, तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमारे राइट ब्रेन में होती है, जिसको हम बोलते हैं क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी से रिलेटेड हमारा राइट ब्रेन होता है और वो हमारी लेफ्ट बॉडी से कनेक्टेड होता है। ठीक है, इसके ऊपर हम पूरा एक वेबिनार कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, काफी सारी चीजें इसके अंदर आती है वो कैसे काम करता है। लेकिन हम यहाँ बच्चों की ये जो क्षमता होती है कॉग्निशन, बौद्धिक क्षमता, इन दोनों दिमागों की जो ताकत है, दोनों मिलके किस तरह से काम करती है और बच्चे किस तरह से उसको बिहेव करते हैं। अभी जिन बच्चों की कॉग्निशन या बुद्धि क्षमता, ज्ञान बुद्धि अनुभूति ज्यादा है, वो बच्चे मतलब बहुत सारी चीजें, नॉलेज खुद सुन लिया, याद रख लिया, पूछ लिया। और जिनकी ज्यादा होती है उनके क्वेश्चन कैसे होते हैं, आप सबको क्वेश्चन होगा जब टीचर ने बताया कि बीज होता है, हम उसको जब जमीन में गाड़ देते हैं तो पौधा निकलता है। कभी गलती से बचपन में हमने भी कोई बीज यदि गले से निगल लिया था तो सबके दिमाग में आया था कि हमारे पेट में यदि पेड़ उगेगा, हमारे मुंह से बाहर आएगा तो हम कैसे लगेंगे। सोचा है, काफी बच्चे पूछते हैं इस तरह के क्वेश्चन, यस और नो। या आपने किसी बच्चे को देखा होगा या आप खुद ने ये महसूस किया होगा, आपके आसपास किसी को सुना होगा, यस और नो। एक्टिव रहिए, यस, सबने सुना है ये बहुत। तो ये होता है जिज्ञासा और जानकारी का अंतर। जो बच्चे मतलब जानकारी तो ले लेते हैं, उनमें बहुत सारी जिज्ञासा, उनको पता नहीं होता है कि हकीकत क्या है। ठीक है, बीज गया है तो बीज को उगने के लिए सिर्फ कोई जगह मिल जाए तो वो काफी नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है। तो वो सारी जब तक उनको जानकारी नहीं होती, थोड़ी सी जानकारी को लेके वो अपने हिसाब से उसकी पूरी बातें बना लेते हैं। तो काफी बच्चे ऐसे थे जिनका कॉग्निशन हाई होता है, वो किसी एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ के और अपने आप उस चीज को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, उनका जो बोलने का अंदाज होता है वो धारा प्रवाह होता है, वो रुकते नहीं है। मैंने जैसे लास्ट टाइम भी शायद आपसे डिस्कस किया था कि एक लड़का है वो बहुत सारा बोलता है और ऐसे बोलता है कि जैसे कोई बड़ा व्यक्ति बोलता है। तो ऐसे बच्चे जो बहुत सारी चीजें जानते हैं, कोई भी वर्ड सीख लिए तो तुरंत उस वर्ड को नेक्स्ट टाइम जैसे भी मौका मिलता है, जितना जल्दी मौका मिलता है उसको सेंटेंस में यूज करना, बड़े बड़े सेंटेंस बनाना और स्पीड में बोलना, एक के बाद एक। जैसे माला होती है, एक मोती पकड़ो और खींचो तो पूरी माला साथ में खींच जाती, वैसे उनके विचार होते हैं कि वो एक के बाद दूसरा, दूसरे का तीसरा कंटिन्यूअस उनके साथ रहता है। कई बच्चे होते हैं आप कुछ पूछिए, एक सेंटेंस बोल के रुक जाएंगे, तो वहां उनका कॉग्निशन लेवल कम होता है। ठीक है, किसी भी समस्या को हल करने की क्षमता उनमें बहुत होती है। जिनका कॉग्निशन अच्छा होगा वो किसी भी समस्या में होंगे वो सबसे पहले हल की तरफ जाएंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और जिनका कॉग्निशन कम होता है वो सोचते हैं प्रॉब्लम में आ गए, अब हम क्या करें, बस क्वेश्चन में आके रह जाते हैं लेकिन उसके सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है, और उनकी कल्पनाएं बहुत असामान्य होती है, बहुत सामान्य चीजों को असामान्य ढंग से। एक बहुत सिंपल एग्जांपल जो हम सब जानते हैं कि न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और जब सेब ऊपर से गिरा तो उन्होंने सोचा ये नीचे ही क्यों गिरा। तो न्यूटन से पहले क्या कभी कोई सेब के पेड़ के नीचे नहीं बैठा था? बहुत सारे लोग बैठे होंगे, इतने कौन सी सदी में आए, इसके हजारों साल पहले से इंसान है, तो क्या कभी किसी ने सोचा नहीं इस बारे में? हो सकता है सोचा होगा लेकिन कोई भी उसके जवाब तक नहीं गया। लेकिन न्यूटन वहां तक जा पाए और उन्होंने हमको एक थ्योरी दे दी कि पृथ्वी के पास अपना एक बल होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो बच्चे कॉग्निशन जिनका ज्यादा होता है वो किसी भी चीज के रीजन को ढूंढते हैं। एक और क्वेश्चन जनरल आता है, मतलब जिसको बच्चे जनरली पूछते हैं कि आम या सेब बहुत छोटे छोटे फल होते हैं तो वो इतने ऊंचे पेड़ पे लगते हैं, लेकिन तरबूज और कद्दू जैसे बड़े बड़े फल इतनी छोटी सी बेल पे जमीन के ऊपर। यदि पेड़ बड़ा है तो फल बड़ा होना चाहिए, पेड़ छोटा है तो फल छोटा होना चाहिए। ये बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं। अग्री करते हैं आप? आपसे बच्चे इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं? ये उनकी कॉग्निशन, उनकी समझ के लेवल से बता रही हूँ मैं, बच्चे किस तरह से सोच सकते हैं। बच्चे आपसे इस तरह के कुछ अजीब सवाल पूछते हैं कभी, यस और नो?
जी संध्या जी पूछते हैं इस तरह से कुछ अजीब। तो जिन बच्चों का कॉग्निशन लेवल ज्यादा होगा वो इस तरह से किसी किसी चीज को जोड़कर अपने हिसाब से उनको क्या सही लगता है उस हिसाब से क्वेश्चन करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इस तरह के बच्चों को डांट डपट के चुप कर देते हैं, कैसे बेवकूफ जैसी बात कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है इतनी बड़ी क्लास है, बहुत सारी चीजें होती है, हमको अपना काम खत्म करना है तो हम करते हैं। बट प्लीज आप ये मत करिए, उस बच्चे के दिमाग में जो बात है आप उसको समझिए और उसको सही रास्ता दिखाइए। उसके बाद वो बच्चे परफेक्शनिस्ट होते हैं, जैसे कोई भी काम हुई, एक लाइन भी बनाना बाकी रह गया तो वो बोलेंगे नहीं मैम रुकिए हम इसको कंप्लीट करेंगे फिर देंगे। तो परफेक्शनिस्ट होते हैं जिनका कॉग्निशन अच्छा होता है, वो हर काम को पूरे सही तरीके से, यदि लकीर पूरे पेज में खींचनी है तो कहीं पे आधी छूटनी नहीं चाहिए, बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं। सामान्यतः अंतर प्रेरित होते हैं, अपने आप अंदर से उनकी ये सारी, उनको जबरदस्ती बोलना नहीं पड़ता है, आपको बताना नहीं पड़ता है। आप यदि कोई प्रॉब्लम उनके सामने रखते हैं, कोई बात उनके सामने रखते हैं, कोई नई चीज उनके सामने रखते हैं, तो वो अपने आप उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में आपको क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, अलग अलग बातें बताना शुरू कर देते हैं। ठीक है। नया सीखने में उनकी हमेशा रुचि रहती है, कोई भी चीज नई होगी तो तुरंत उनका अट्रैक्शन आएगा। अभी जैसे हम बताएं, एक महाभारत में एक एग्जाम्पल है कि जब उनके गुरु अपने बेटे अश्वत्थामा को जब वो सिखा रहे थे कि वो हम जिसको कोठा बोलते गुजराती में, अ, अ, अभिमन्यु जिसमें फंसा था, जो चक्रव्यूह, सॉरी, चक्रव्यूह कैसे रचना होती है, वो जब अपने बेटे को अश्वत्थामा को सिखा रहे थे, उस वक्त अर्जुन उनके पास जाता है और उनके पास में बैठ जाता है। तब वो अर्जुन से बोलते हैं कि अर्जुन ये तो समय तुम्हारे खेलने का है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो अर्जुन उनको जवाब देते हैं कि जब गुरु सिखा रहे होते हैं तो वो समय खेलने का हो ही नहीं सकता है, वो समय सीखने का ही है। तो जिनका कॉग्निशन ज्यादा होता है वो बच्चे अपने आप कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं, हर नई चीज को से अपने आप को जोड़ना और उसको सीखने लग जाते हैं। पढ़ना उनका बहुत फास्ट होता है, तेजी से पढ़ते हैं वो, और बहुत सारे क्वेश्चन, हर एक बात पे, हर एक चीज पे, एक एक शब्द पे उनके क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है। अभी इससे अपोजिट जिनका कॉग्निशन लो होगा वो इससे अपोजिट बिहेव करेंगे। ये सारी बातें तो बहुत अच्छी हैं इन बच्चों की, लेकिन ऐसे बच्चे कक्षा में कुछ परेशानियां खड़ी करते हैं। परेशानियां क्या हो सकती है, वो हमेशा बीच में बोलेंगे क्योंकि उनके दिमाग में इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपकी क्लास को डिस्टर्ब करेंगे। आप कोई बात बता रहे हैं तो वो बीच में खड़े होके मैम इसका ऐसा क्यों, मैम इसका ऐसा क्यों, सर ये ऐसा क्यों है, क्योंकि वो अपने आप को रोक नहीं सकते हैं। तो वहां पे आपको उनको हैंडल करना है कि आप अपने क्वेश्चंस को लिख कर रखिए, हम लास्ट 5 मिनट में आपके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। या हम उनको बोल सकते हैं आप वेट करिए, हम आगे समझा रहे, उसके बाद भी यदि आपके सवाल का जवाब ना मिले तो आप फिर से पूछिएगा। तो आपको उनको डांटने की जगह उनको समझा देना है, और उनके जो मतलब जिज्ञासा है उसको खत्म नहीं करना है। हमेशा वो कोशिश ये करते हैं कि अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करें। कुछ भी होगा, यदि उनको समझ में जल्दी आ गया बाकी बच्चों से, तो तुरंत मैम मुझे आता है, मैं ही बताऊंगा, मुझे ही पता है, मुझसे ही सुनिए। वो हमेशा ऐसा मतलब आग्रह रखते हैं कि उनको ही सुना जाए। आ, उनको हमेशा आपसे विशेष व्यवहार की उम्मीद होती है कि उनके साथ कोई स्पेशल बिहेवियर किया जाए, वो बोले तो हम हमेशा, मतलब उन्होंने कोई बात बताई तो हमको उसकी तारीफ करना है, हमको उनका जवाब देना है, ये उनकी थोड़ी सी अपेक्षा होती है। और जब वो पूरी नहीं होती है तो वो थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। मोस्टली आप देखना क्लास में आपके जितने बच्चे जो जिनको हम बोलते हैं ज्यादा परसेंटेज वाले या ज्यादा एक्टिव, उन लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है। एक अति आत्मविश्वास से पीड़ित होते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है उनको, और वो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में ज्यादा करके गलतियां करते हैं। तो हमको जब क्लास में छोटी छोटी टेस्ट होती है, छोटी छोटी बातें होती है, तब उनको ये बता के रखना होता है कि वो कॉन्फिडेंस की वजह से अपना परफॉर्मेंस ना बिगाड़े, वो गलती कहाँ करते हैं और उस गलती को कैसे सुधारें, वो हमको उनको सिखाना होता है। इन लोगों में एक बीमारी होती है जिसको कहा जाता है ADHD। इसका फुल फॉर्म है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिजीज, है ना। मतलब किसी एक चीज पे बहुत देर तक रुके रहना इनको बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि उनको समझ में जल्दी आता है, वो चीज समझ ली तो उसको उनको आगे बढ़ना होता है। जबकि क्लास में हम क्या करते हैं, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उनके लिए हम थोड़ा सा रुकते हैं, हम देखते हैं वो समझ गए, हम रिपीट करते हैं, उनको बताते हैं। ठीक है।
इतनी देर वो बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनसे सहन नहीं होता है, तो उनका ध्यान कहीं और होता है, वो किसी और काम में लग जाते हैं, कुछ और डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। ये ADHD है, और आजकल के बच्चों में ऑलमोस्ट 50% बच्चों में आपको ADHD देखने को मिलेगा। ADHD में मतलब क्या होता है, आप तुरंत नहीं पता लगा सकते, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक यदि आप बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं तो बच्चा शांति से बैठ नहीं सकता, फिजिकली एक पोजीशन में बैठना उसके लिए मुश्किल है। आप यदि 10 मिनट तक कोई बात बता रहे हैं तो 10 मिनट तक एक पोजीशन में बैठ के आपको सुनना उसके लिए बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। वो बार बार कुछ कुछ अलग अलग जेस्चर्स, कुछ अलग बातें, हिलेगा डुलेगा, किसी चीज को हाथ लगाएगा, कुछ रखेगा, बहुत सारी चीजें करेगा। तो आप मतलब, क्योंकि उसका अटेंशन कहीं और जा रहा है तो वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है बच्चा, तो आप उसको कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन से पता लगा सकते हैं कि कौन से बच्चे ADHD से ग्रसित है। ठीक है। ये जो प्रॉब्लम होती है आजकल, जो अभी एक रीजन है ADHD का, वो है हमारे टीवी और मोबाइल। क्या होता है, टीवी और मोबाइल में आप स्क्रीन पे यदि ऑब्जर्व करें तो हार्डली 1 सेकेंड के लिए, मतलब माइक्रो सेकेंड के लिए भी कोई इमेज रहती है और तुरंत इमेज बदलती रहती है। तो जो ब्रेन होता है ना, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे स्मार्ट है और इतनी सारी चीजें देखते हैं, तो वो हर चीज को ग्रास्प करते हैं, तो उनको एक आदत बन जाती है उनके दिमाग में कि बार बार कोई चीजें चेंज और उसको हर मिनट कुछ नया दिखे। तो कंटिन्यूअस टीवी और मोबाइल और इन पे बहुत सारी रीलें, हम लोग आधी आधी मिनट की रीलें बहुत सारी चलती है, बच्चे कंटिन्यूअस देखते रहते हैं, कभी ये देखा कभी वो, उसमें टॉपिक चेंज होते हैं, पिक्चर चेंज होते हैं, सब कुछ चेंज होता है। तो उनको दिमाग को आदत हो जाती है बार बार चेंज की, तो वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट करना और एक जगह ध्यान रख के बैठना वो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो आजकल जो ADHD ज्यादा है वो मतलब कॉग्निटिव बच्चों के अंदर नहीं, जिनका कॉग्निशन कम है उन बच्चों में भी आपको ADHD देखने को मिलता है। ठीक है। अभी ये हमने डिस्कस किया कि उनकी क्या पहचान है और क्या क्या परेशानियां क्लास में हो सकती है। अभी इन परेशानियों को हम क्लास में हैंडल कैसे करेंगे, हम इसके लिए क्या उपाय करेंगे, मैं आपसे उपाय डिस्कस करती हूँ। उपाय डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, यदि आप में से कोई भी अपनी क्लास में किसी ऐसे बच्चे को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हाँ ये बच्चा ऐसे करता है, आप हमको बताना चाहेंगे। आपके क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो इस सिम्टम से मिलता जुलता है? प्लीज आप अनम्यूट करके बताइए यदि ऐसा कुछ है तो। किसी के पास ऐसा कोई बच्चा नहीं है? जी संध्या जी बताइए, अनम्यूट करके बताइए उसके बारे में। संध्या जी प्लीज अनम्यूट करिए और बताइए उसके बारे में। जी जी बोलिए संध्या जी। हाँ मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, हमारी क्लास में हैं ऐसे बच्चे जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, अगर उन्हें थोड़ा पढ़ा दो उन्हें समझ आ जाता है और वो ऐसे ही शोर करते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं अजीब अजीब। ठीक है, तो अभी मैं जो उपाय बता रही हूँ उसमें से शायद कोई उपाय आपके काम आएगा। जब भी आपको मौका मिलता है इन बच्चों से लंबी बात करिए, काफी सारी बातें करिए, क्योंकि जब आप उनसे 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे तो वो बहुत सारी चीजें, तो उनके दिमाग में जितनी बातें हैं वो बाहर निकलेगी। ये हो सकता है क्लास में आपको मौका ना मिले कि आप उनसे इतनी सारी बातें करें, तो आप उनके लिए कोई तरीका ढूंढिए। जैसे रिसेस का टाइम है, आप अपना लंच बॉक्स लेके आप बच्चों के साथ बैठ जाइए, उसको बोलिए आप अपना लंच बॉक्स खाते जाइए, हम दोनों बातें करते हैं। तब आपको पता चलेगा कि हकीकत में बच्चा क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्या उसके अंदर है, और यदि उसकी जो भी मतलब बातें हैं, यदि उनकी उसकी जिज्ञासा है वो शांत हो जाती है, उसको जवाब मिल जाते हैं, तो अगली बार वो बच्चा आपके क्लास में शांति से बिहेव करेगा। उन बच्चों का एक प्रॉब्लम होता है कि कोई उनको सुनने वाला नहीं होता है। एक रीजन ये भी है क्योंकि आजकल सारे मोस्टली सिंगल चाइल्ड होते हैं, सबके घर में एक बच्चा होता है, तो उस बच्चे के साथ बोलने के लिए कोई नहीं होता है, तो उसको जब मौका मिलता है कि वो अपनी बात बता सके,
तो उसकी बहुत सारे व्यवहार में चेंज आ सकता है, बहुत सारी बातें बदल सकती है, तो आप उसको बातचीत करने का मौका दीजिए। आज ही जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, मैं अपनी क्लास से आ रही थी, मैंने देखा फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर एक बच्ची को टीचर ने दरवाजे के आगे बिठा रखा था। मैंने उससे पहले बच्चे से पूछा इशारे से, क्या हुआ? तो वो इशारा करती है, टीचर। मतलब मैंने कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ मैंने ऐसे इशारा किया, वो तुरंत समझ गई और टीचर की तरफ उंगली करके बोलती वो। मैंने कहा क्यों बिठाया आपको? तो बोलती उनसे पूछो। मैंने मैडम से पूछा क्या हुआ? तो मैडम बोलते मैम वो सबसे पहले अपना काम खत्म कर लेती है और उसके बाद हर आजू बाजू वाले को डिस्टर्ब करती है, इसलिए मैंने उसको आगे बिठा दिया। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि वो बहुत होशियार है, बहुत स्मार्ट है, फास्ट अपना काम करती है। अभी डेफिनेटली उसका काम खत्म हो गया तो वो इधर उधर देखेगी, छोटा बच्चा है, क्या करेगा वो। मैंने टीचर से कहा कि आप कल से एक काम करिए, मेरे ऑफिस में जो अदर पब्लिकेशन की एक्स्ट्रा बुक है उसमें से कोई बुक लेकर आइए, ग्रामर की बुक लाइए, कोई स्टोरी बुक लाइए और कोई पिक्चर बुक कुछ लेकर अपनी क्लास में एवरीडे आप जब आएंगे एक बुक लेकर आइए, और जैसे ही उसका काम खत्म होता है उसको अपने टेबल पे बुला के वो बुक खोल के उसको बोल दीजिए कि आपको ये पेज पढ़ना है, ये चित्र देखना है। वो बुक देखने में बिजी हो जाएगी, आप अपनी क्लास संभाल सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को हैंडल करने के लिए आपको अपने पास में कुछ ऐसा रखना होगा। जी, जी बिल्कुल, गीता रानी में आपने देखा वैसे ही, जी बिल्कुल सही है। तो हम बच्चों को कोई अदर एक्टिविटी दे सकते हैं और उनको बिजी कर सकते हैं। कोई स्पेशल टीएलएम ले जा सकते हैं या कोई ऐसा मतलब ब्रेन एक्टिविटी वाला गेम, कुछ जैसे जिक्सॉ पजल हुआ या एक वो चेंज करके कलर मैच वाला होता है। ऐसी कोई भी एक चीज अपने पास रखिए कि बच्चा उसके साथ बिजी हो जाए, और इससे क्या होगा, दूसरे बच्चे भी मोटिवेट होंगे कि यदि हमने जल्दी लिख लिया तो हमको भी बुक पढ़ने को मिलेगी। तो आप अपने क्लास में उन बच्चों को इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। या आप एक्स्ट्रा कुछ वर्कशीट या एक्स्ट्रा कुछ काम, आप जो भी चीज सिखा रहे हैं, आप यदि मैथ्स लेते हैं तो जो टॉपिक है उसके 2-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक पेपर पे लिख कर जाइए। कुछ नए वर्ड्स, इंग्लिश है तो कुछ नए वर्ड्स लिख कर लेकर जाइए, उसको दीजिए कि ये 5 वर्ड अभी लर्न कर डालो। कुछ एक्स्ट्रा काम उसके लिए लेकर जाइए। कई बार ऐसा होता है, हम जैसे समझा रहे हैं, ये तो मेरे सपोज लिखने का काम था तो हमने दे दिया, हम कुछ समझा रहे हैं, हम बात बता रहे हैं, किसी बच्चे को नहीं समझ आई, उसने समझ लिया, तब आप उसको क्लास में समझाइए कि उसके व्यवहार की वजह से बाकी बच्चों पर क्या असर होता है। मेरे 7th क्लास में एक बच्चा है, उसके फादर ने मुझे बताया वो बच्चा बहुत होशियार है, बहुत शार्प है, उसको तुरंत हर चीज समझ में आती है। मैं जैसे ही मेरा क्वेश्चन खत्म होता है उसका हाथ ऊपर होता है क्योंकि हमेशा उसके पास जवाब होता है। उसके फादर ने मुझे बताया कि वो इतना होशियार है, वो अभी नॉवेल लिख रहा है। 7th का बच्चा नॉवेल लिख रहा है। मैंने कहा अच्छी बात है, तो बोले उसको, उसके फादर भी टीचर हैं, उनके बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उनके पास काफी बुक्स है, तो बोले वो मेरी सारी बुक्स खोल के पढ़ता है, उसको बहुत शौक है पढ़ने का, और उसको पढ़ के फिर लिखने का शौक जाग गया और वो अब खुद लिखता है। उसको, क्योंकि उसने बहुत पढ़ा है, उसको बहुत सारी चीजें आती है, वो हमेशा क्लास में मेरे डिस्टर्ब करता है। मैंने उसको एक बार प्यार से समझाया कि बेटा यदि मैं सिर्फ आपसे पूछूंगी तो मुझे बाकी बच्चों के बारे में जानकारी कैसे होगी। मैंने कहा आपको आता है, मुझे पता है, इसलिए अब आप हाथ उस वक्त खड़ा करेंगे जब क्लास में कोई हाथ ना खड़ा करे या सबके हाथ खड़े हो जाए, सबके जवाब में सुन लो उसके बाद, ताकि मुझे मौका मिले सबको जानने का। वो इस बात को समझ गया। अब वो ये करता है, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा वो पूरी क्लास के सब लोगों की तरफ नजर दौड़ाता है कि किसी का हाथ ऊपर है, यदि उसका जवाब खत्म हो जाए उसके बाद मैं हाथ ऊपर करूं। तो ऐसे बच्चे बहुत समझदार होते हैं, आप उनको थोड़ा प्रैक्टिकली समझा सकते हैं क्योंकि वो आपकी बात को समझेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम उनके व्यवहार को अपनी क्लास में हैंडल कर सकते हैं। ये है कॉग्निशन, अनुभूति और एडीएचडी वाले बच्चों के प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन। आपको क्लियरली समझ में आ गया? यस या नो लिखिए प्लीज। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सज्जन जी नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है सामाजिक संपर्क, सोशल इंटरेक्शन।
सोशल इंटरेक्शन स्कूल में कैसे काम करता है, या स्कूल क्यों रिस्पॉन्सिबल है सोशल इंटरेक्शन के लिए? कोई मुझे बताएगा? स्कूल कैसे इसमें अपनी भागीदारी निभाता है बच्चों को सामाजिक होने में? आपका कोई भी ऑब्जर्वेशन या आप कुछ समझते हैं तो प्लीज कोई बताएंगे। प्लीज आप लोग इंटरेक्टिव रहिए, आप नहीं बोलेंगे तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, मैं आगे नहीं बता पाऊंगी। अदरवाइज ये वन वे चलता रहता है, मैं बोलती रहती हूँ आप सुनते रहते हैं, ऐसा नहीं चाहिए प्लीज। मैम जैसे कहीं भी सफाई का हो तो उसमें बच्चों को जैसे स्कूल में बहुत विद्यालय में कई समाज के बच्चे आते हैं, जो बच्चे एक दूसरे समाज के बच्चों से मिलते हैं, जुड़ते हैं, उनसे संपर्क बनाते हैं। मुझे आवाज क्लियर नहीं सुनाई दी। खुशबू जी मैं आपको क्लियरली नहीं सुन पाई हूँ, कोई और मुझे बता सकता है? स्कूल में सामाजिक जी स्कूल में कई समाज के बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं, जुड़ते हैं, उनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, वो उनके साथ जो अन्य समाज के बच्चे करते हैं वो भी सीखते हैं और उनका वो सीखते हैं। यही संपर्क, सामाजिक संपर्क। जी बिल्कुल खुशबू जी, बच्चे स्कूल में जब आते हैं एबीसीडी तो पेरेंट्स घर पे भी सिखा सकते हैं, बच्चे स्कूल में एबीसीडी सीखने नहीं आते हैं। ठीक है, तो सामाजिक व्यवस्था सिखाने में स्कूल बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, अभी जो बच्चे सामाजिक संपर्क बनाने में अच्छे होते हैं वो लोग मिलनसार होते हैं, वो लोग बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, उनको मतलब किसी भी अनजान से बातचीत करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। जितनी भी समूह गतिविधि होती है, किसी के साथ मिलके कुछ काम करना है तो उसमें वो सब लोग बहुत जल्दी मतलब जुड़ते हैं और बहुत आराम से काम कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें एक दूसरे के द्वारा सीख सकते हैं। वो अनुकरण बहुत अच्छा करते हैं, यदि किसी ने कुछ किया है तो उसको देखकर सीखना, ये उनकी एक क्वालिटी होती है। नर्सरी में जो बच्चे होते हैं टीचर से ज्यादा वो अपने साथ वाले बच्चों को देखकर सीखते हैं। ठीक है, तो जो जिनका ये सामाजिक संपर्क अच्छा होगा वो बच्चा बहुत जल्दी ग्रो करता है, उसकी डेवलपमेंट बहुत फास्ट होती है। जी, एक साथ खेलना, एक साथ पढ़ना, एक साथ खाना, बहुत सारी चीजें बच्चे सीखते हैं। एक दूसरे के साथ कंपटीशन करना सीखते हैं और कंपटीशन में अपने आप को साबित करना। सबके बराबर यदि हम रेस लगा रहे हैं तो हर बच्चा दौड़ेगा और फर्स्ट आने की कोशिश करेगा, मतलब वो अपने आप को रेस में उतारता है, सबके साथ रहता है। और सामाजिक अनुमोदन उसको चाहिए, मतलब उसकी बात, वो कोई बात कहता है तो उसको सुना जाए, उसको समझा जाए और उसके हिसाब से उसके साथ व्यवहार किया जाए। आप छोटा भी बच्चा होता है, यदि आप उसको डांट दे तो अगली बार आपसे बात नहीं करेगा जब तक आप उससे प्यार से बात ना करें। ठीक है, तो ये उनको एक सामाजिक अनुमोदन भी चाहिए, उनकी अपनी पर्सनालिटी होती है और उसको पहचाना जाए और उसके हिसाब से उनके साथ व्यवहार किया जाए। ये भी बच्चों को जरूरत होती है। नेतृत्व के गुण वो भी बच्चा स्कूल में आके सीखता है, क्योंकि घर पे अकेला रहेगा तो ऐसी कोई चीज नहीं सीखता है। क्लास के अंदर, इवन नर्सरी क्लास के अंदर आप देख लो, यदि 10 बच्चे हैं, 10-15 दिन, महीना भर होने लगता है तो उसमें एक बच्चा ऐसा होगा, एक या दो बच्चे कि जो तुरंत खड़े होकर टीचर की तरह बिहेव करने लगेंगे, कैसे कंट्रोल करना है बच्चों को, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, इंस्ट्रक्शन देने लगते हैं। ठीक है, उसके अलावा संचार साधनों का उपयोग करना,
कैसे अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाए। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मैंने उस लड़की से खाली इशारा पूछा और उसने टीचर की तरफ इशारा किया, मतलब अपनी बात को दूसरों की तरफ, मैंने जिस वे में पूछा उसी वे में उसने मुझे उत्तर दिया। तो ये बच्चे अपने आप सीखता है, उसको कोई सिखाने की जरूरत नहीं होती, ऑब्जर्वेशन से उसके अपने आप ये डेवलपमेंट होता है। अभी इन बच्चों की परेशानियां क्या होती है, जो बच्चे सोशली बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं। अभी इसमें भी कोई दो, जो लोग सोशली कम होंगे तो वो गुमसुम बैठेंगे, कम दोस्त बनाएंगे, जो इतने हमने बातें की उससे सारा व्यवहार उल्टा होगा। ठीक है। अभी जो बच्चे बहुत ज्यादा सोशल होते हैं वो बातें बहुत ज्यादा करते हैं, उनके दोस्त बहुत सारे होते हैं, तो उनके वो हमेशा बिजी रहते हैं, कुछ ना कुछ उनको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिलता रहता है। तो क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए उनके पास हमेशा कोई ना कोई सामान होता है। एकाग्रता उनकी कम हो जाती है क्योंकि बहुत सारी चीजों में उनका ध्यान जाता है। दूसरे लोगों से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं क्योंकि वो दूसरों को देखकर सीखते हैं। यदि कोई नया बच्चा आता है, टीचर कुछ नया करते, कोई नई कहानी सीख ली, तो उसमें जो भी सीखा है उसको बहुत जल्दी आत्मसात करते हैं, बहुत जल्दी किसी से भी मतलब वो प्रभावित हो जाएंगे। अ, अकेले वो लोग बिल्कुल नहीं रह सकते। आप यदि उसको बेंच पे अकेला बिठा दो, उसको थोड़ी देर पनिशमेंट देना है आपको, उससे बातें कि आप चलो यहाँ अकेले खड़े हो जाए, अकेले बैठ जाओ, तो उनको गुस्सा आ जाएगा, उनका मूड बदल जाएगा, उनका बिहेवियर बदल जाएगा। अकेलापन उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है। अभी एक बीमारी होती है, इट इज कॉल्ड ऑटिज्म, ASD भी उसको कहा जाता है। ऑटिज्म बीमारी ऐसी बीमारी है, जब तक बच्चा स्कूल में नहीं जाता है तब तक आप पता नहीं लगा सकते कि बच्चे को ऑटिज्म है। ऑटिज्म ऐसी बीमारी होती है कि आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं, जब किसी 2 4 लोग 5 लोग साथ सामने आ गए तो वो अचानक से घबरा जाते हैं, ना बोल सकते हैं ना बिहेव कर सकते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं, पसीना आने लगता है, क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। उन वो ज्यादा लोगों से मिल नहीं सकते हैं, किसी से बात नहीं कर सकते हैं। मेरे स्कूल में एक बच्चा है, वो अभी सेकंड में आया, पिछला साल पूरा साल पढ़ा, मतलब वो जैसे स्कूल में आया तीसरे दिन मुझे खबर मिल गई, मतलब हर किसी से पता चल जाता है कि उस क्लास में एक बच्चा ऐसा है जो बोलता नहीं है। पहले तो मुझे शौक हुआ कि मैंने सबको एडमिशन दिया है, मुझे पता है ऐसा कोई एडमिशन मैंने नहीं दिया कि जो बच्चा बोलता ना हो, तो ऐसी कोई परेशानी की स्पीच नहीं है किसी बच्चे की, ऐसा मेरे नॉलेज में नहीं था। मैंने टीचर से आशा से पूछा, मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता है कि बच्चा बोलता नहीं है, तो बोले यस मैम, मेरी क्लास में एक बच्चा है वो कभी बोलता नहीं है, सिर्फ स्माइल देता है और जो बोलो उसको फॉलो करता है या नहीं करता है, सुनता है नहीं सुनता है पता नहीं, समझता है, लेकिन वो बोलता नहीं है। पेरेंट्स को बुलाया, पूछा, तो उनको भी आश्चर्य हुआ। मुझे शायद 1 घंटे से ज्यादा लग गया पेरेंट्स को ये बात समझाने में कि आपका बच्चा स्कूल में बिल्कुल भी नहीं बोलता है। उस बच्चे को पेरेंट्स के सामने बुलाया मेरे ऑफिस में, मैं उससे बात करी तो मेरे सामने देख ही नहीं रहा है, किसी और की तरफ देखता है। उसका बिहेवियर ऐसा, जब भी उससे कुछ पूछा जाए या कहा जाए वो सिर्फ एक स्माइल देगा और कुछ भी नहीं बोलेगा। आप उसको डांटो तो भी वही एक जेस्चर, एक ही जैसा, आप प्यार से बात करो तो भी वही, आप उससे कुछ ना बोलो तो भी वही, मतलब हर चीज का रिस्पॉन्स सेम। एक उस पे चेहरे पे एक अजीब तरह की स्माइल होती, नॉर्मल स्माइल नहीं है ये, एक अजीब तरह की स्माइल होती है। आ, काफी देर उनको समझाया, पेरेंट्स गए, फिर उन्होंने डॉक्टर को बताया। 1 आध महीने बाद पेरेंट्स मुझे मिलने आए और उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने डायग्नोसिस किया है कि उसको ऑटिज्म है। अभी ऑटिज्म के बारे में मैंने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा था, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा था। उस दिन मैंने बैठ के नेट पे सर्च किया, उसके बारे में सारी जानकारी ली। तो ये ऐसी बीमारी है जो जब बच्चा सामाजिक परिवेश में जाएगा, जब दूसरे लोगों से मिलेगा, घर वालों से दूर बाहर निकलेगा, तभी उसकी इस बीमारी के बारे में पता चलता है। 5 साल तक 6 साल तक पेरेंट्स को पता नहीं चलता है कि ऑटिज्म की तकलीफ है। अभी इस बच्चे का ऑटिज्म ऐसा है, वो पहली बार जब किसी स्कूल में गया था, नर्सरी की जो टीचर होगी वो टीचर स्ट्रिक्ट थी। पहले दिन शायद बच्चे रोते हैं नर्सरी में, बहुत सारे हैंडल नहीं होते, टीचर ने जोर से चिल्ला दिया और बच्चा इतनी बुरी तरह डर गया। शायद ऑटिज्म थोड़ा सा पहले से होगा और इस एक घटना से इतना असर हुआ कि अब वो सेकंड स्टैंडर्ड में 5 साल से स्कूल जाता है, लेकिन वो कभी भी स्कूल में बात नहीं करता है। उसकी मदर का कहना है कि घर में बस से उतरते ही उसकी कैसेट चालू होती है, वो बोलना शुरू करता है, सोने तक बोलना बंद नहीं करता। और बोले क्लास की एक एक बात, टीचर ने कौन से कलर की साड़ी पहनी थी, टीचर ने आज
क्या लिखवा है, टीचर ने आज क्या बोला, हर बात उसकी मम्मी को बताता है, लेकिन बाहर वो बिल्कुल खुलता नहीं है, किसी से बात नहीं करता है। तो ये है ऑटिज्म। अभी ये ऑटिज्म बीमारी ऐसी है, इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो बच्चा जो मेरे यहाँ पे है वो अपने दोस्तों से थोड़ा बहुत बोलने लगा है, टीचर से अभी भी नहीं बोलता है। अभी मैं और मेरे कोऑर्डिनेटर हम उसको दो अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। मैं क्योंकि उसको प्रिंसिपल का डर है, इसलिए जब भी उसको, क्योंकि वो जब लिखता नहीं है क्लास के अंदर, तो यदि उसको कुछ डांटना है, कुछ बोलना है, कुछ समझाना है, तो वो काम मैं करती हूँ। और मेरे कोऑर्डिनेटर ये करते हैं कि उसके साथ में उसके फ्रेंड की तरह बिहेव करते हैं। वो उससे प्यार से धीरे से पूछते हैं और जो बात मनवानी है उसको प्यार से मनवाते हैं, और मैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाती हूँ। आप दोनों के डिफरेंस को समझिएगा। हम दोनों ने अलग अलग जिम्मेदारियां ले ली है उसको हैंडल करने की। यदि जरूरत लगती है कि वो नहीं सुन रहा है, नहीं मान रहा है, तो मैं उसको स्ट्रिक्टली ऑर्डर दे के आपको यही करना है करके बात करती हूँ। और मेरे कोऑर्डिनेटर है, चल ये करके लाएगा ना, चल फटाफट मैं स्टार देता हूँ, मैं तुझे चॉकलेट देता हूँ, मैं क्लास में क्लैप करवाऊंगा। वो उसको इस तरह से हैंडल करते हैं। हमने दोनों ने अलग अलग काम किया है, तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हमको उसमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह के केसेस कई बार ऐसा होता है, पेरेंट्स एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। इस केस में यही है, उसकी मदर ने पहली बार में तो माना, लेकिन वो तैयार नहीं है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। फादर मुझे अकेले मिलने आए और मुझे बोलते मैम उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे कॉल करिएगा। और पेरेंट उसको अपने साथ घुमाने का बोल के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। ऑटिज्म की दवाइयां चल रही है, ऑटिज्म की दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं कि बच्चे का हाजमा बिगड़ जाता है, और उसकी वजह से क्लास में उसको प्रॉब्लम होती है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। और ये मुझे पता है, मैंने टीचर को समझा रखा है। तो इस तरह से कुछ एक केसेस ऐसे होते हैं तो हैंडल करना मुश्किल होता है, लेकिन हमको थोड़ा सा टेक्निकली हैंडल करना पड़ेगा। अभी इन बच्चों को हैंडल करने, जैसे मैंने बताया, हमने जो उपाय अपनाए हैं, आपको उसके रीजन ढूंढने पड़ेंगे, पेरेंट्स से डिस्कशन करना पड़ेगा, और उसके बाद क्या मैक्सिमम पॉसिबल है आप क्या कर सकते हैं। हर एक बच्चे की प्रॉब्लम अलग होती है, ऑटिज्म सब में एक जैसा नहीं होता, सारे सिम्टम एक जैसे नहीं होते, तो सिम्टम के अकॉर्डिंग आपको उसका इलाज करना पड़ेगा। ठीक है, ये सामाजिक संपर्क मैंने फिनिश किया। आपके ठीक है, यदि वो ठीक हो जाते हैं, कुछ होते हैं थोड़े टाइम में जल्दी से ठीक हो जाते हैं, कुछ होते हैं वो लंबा टाइम लेते हैं। कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं 1-2 साल में बच्चों में फर्क आता है, कभी बोलते हैं ये लॉन्ग लाइफ बीमारी है, शायद स्कूल कॉलेज कंप्लीट कर ले उसके बाद डिफरेंस आए, में भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। हर एक की बीमारी अलग होती है, ऑटिज्म, हर एक के सिम्टम अलग होते हैं, और हर एक का ठीक होने का टाइम भी अलग होता है। तो आप किसकी बीमारी किस तरह से कैसे होगी, सब कुछ अलग अलग होता है, उस हिसाब से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। आई होप अभी आपका कोई क्वेश्चन है, या आपके पास कोई ऐसा बच्चा है जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं, आपको लगता है कि हाँ उसमें सामाजिक संपर्क के इस तरह से कुछ परेशानियां हैं। कोई भी, किसी के पास ऐसा कोई नहीं है? अभी एक तो मैसेज आया कि हाँ ऐसे होते हैं लेकिन ठीक हो जाते हैं। हम क्या कर सकते हैं इनको? जी मुस्कान जी। ओके। है मैम ऐसा बिल्कुल ना तो कुछ बोलता है, ना ही बच्चों में बात करता, और जो उसके साथ रहते उसके घर के आजू बाजू में, तो वो बोलते कि मैम ये घर पे बहुत बोलता, इसका मुंह चुप ही नहीं होता है। हाँ जी। और मैम स्कूल में तो बिल्कुल ना बच्चों से ना टीचर से, कोई भी टीचर हो या फिर हम क्लास टीचर हैं, हम उनसे मतलब सब बच्चों से एक्टिविटी के पीरियड में खिलवाते हैं कि ये कुछ बोले हमसे, कुछ भी नहीं, एक शब्द नहीं बोलता वो, बस ऐसा ऐसा सिर करेगा, हाँ है ऐसा करेगा, बोलता कुछ नहीं है बस। ये ऑटिज्म के लक्षण है, आप पेरेंट्स को बोलिए, हो सके यस तो उनको बोलिए पहले एक बार पीडियाट्रिस्ट से मिले। यदि उनको लगता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, यदि पीडियाट्रिस्ट उसको ठीक करते हैं तो अच्छी बात है। ऑटिज्म के लिए दवाइयां भी आती है जिससे बच्चों में फर्क आता है, लेकिन उसके लिए पहले पेरेंट्स इसको एक्सेप्ट करने को तैयार होने चाहिए कि बच्चे को ऑटिज्म है। जनरली हमारे हिंदुस्तान में एक ये समझा जाता है कि कोई दिमागी बीमारी है मतलब पागल है,
और कोई भी इसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे हमारी शरीर की बीमारियां होती है, वैसे ही दिमाग की कुछ प्रॉब्लम होती है। और जैसे हमको बुखार आता है, सर्दी होती, खांसी होती है, हम दवाई लेते ठीक हो जाते हैं, उसी तरह से ये थोड़ी मानसिक परेशानियां होती है, और जो ठीक हो सकती है वातावरण बदलने से, व्यवहार बदलने से या दवाई करने से। तो पेरेंट्स को आपको समझाना पड़ेगा। मैम एक मैम दिन उसका हम एक भी और तरीका है, मैम एक दिन हम एक भी और शॉप तरीका है उसका। अच्छा, अगर ऐसे बच्चों से अगर कोई टीचर स्कूल का दोस्ताना व्यवहार कर ले, उसको ये दिमाग में घुसा दे कि हम आपके मम्मी पापा जैसे, हम आपके बहुत जी फ्रेंड हैं, वो जी बहुत बिल्कुल। जल्दी ठीक होता है। ऐसे हमारे यहाँ ऐसे 3 बच्चे आ चुके, और अच्छा जिनके माँ बाप भी कहते थे कि ये कहीं नहीं बोलते, घर में भी मम्मी यही से सिर्फ बात करते थे या एक दो लोगों से। उनका हाँ रश्मि ने एक ही उपाय किया कि उनको इतना अधिक स्नेह दिया, या ऐसा कहें उनसे इतना अच्छा दोस्ती बना ली कि वो बच्चे इनसे बोलना चालू किए, और फिर धीरे धीरे वो इतना बोलने लगे कि हम लोगों को बाद में लगने लगा कि ये अब ज्यादा बोलने लगे। तो ये जी उनसे दोस्ताना व्यवहार करना पड़ेगा, उसका सबसे अच्छा तरीका। जी रजनीश जी, बिल्कुल सही। जैसे मैंने कहा कि मेरे कोऑर्डिनेटर ने उसके साथ शुरू किया है, मुस्कान जी आप भी कोशिश करिए। उसकी मैम पहले तो पसंद जानिए पेरेंट्स से बात करके कि क्या अच्छा लगता है। जब उसके इंटरेस्ट के टॉपिक आप उससे डिस्कस करेंगे तो जरूर वो आपके साथ रुचि लेगा। मैम हमने उसके साथ किया है, तो कोशिश करते रहिए। बहुत कोशिश की। वो तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन जो आजू बाजू के 3-4 रहते वो आजू बाजू में खड़े हो जाते, मैम हमसे पूछो हम बोल रहे हैं, मैम वो बोलने लगते, वो कुछ नहीं बोलता। अभी आजू आपने उससे मन से मेहनत नहीं की, आपको अंदर से जब आपकी आवाज निकलेगी तो उसके अंदर से आवाज निकल आएगी, इस बात की गारंटी है। आपके अंदर से आवाज निकलनी चाहिए। आप उससे दिल से जुड़ेंगे तो वो जरूर दिखाएगा चेंज। कोशिश करिएगा। हाँ ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा भाषण और भाषा, स्पीच एंड लैंग्वेज। भाषण और भाषा, इस दो चीज में अंतर है। भाषण मतलब संचार की प्रणाली है, मतलब जैसे हम आवाज निकलती है, एक मैकेनिज्म है। भाषा वो चीज है जो हमारे दिल के भावों को सामने वाले तक पहुंचाती है। ये बिल्कुल वही उपाय है जो इसके पहले की समस्या में रजनीश जी ने आपको बताया, कि सिर्फ शब्दों से बोलना नहीं, दिल से बोलना है। ठीक है, सामने वाले के दिल तक बात जानी चाहिए। तो भाषण और भाषा एक ये होता है, मतलब बच्चों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। यदि बच्चा बोलने के लिए कैपेबल है, अपनी बात बता सकता है, तो उसका व्यवहार अलग होगा, उसका डेवलपमेंट अलग होगा। लेकिन यदि बच्चा अपने आप को नहीं प्रस्तुत कर पाता, अपनी बात को नहीं बोल पाता है, तो उसमें बहुत डिफरेंस होगा। अभी ये कैसे डेवलप होती है और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है, तो हम क्लास ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चा सुनना सीखता है। अब जन्म से लेके बच्चा सुनता है, जहां आप आवाज लगाओ उस तरफ नजर घुमाता है। ठीक है, जैसे जैसे बड़ा होता है वो आवाज की तरफ रिस्पॉन्स करता है। उसके बाद बोलना, जो सुना है उसको बोलना कोशिश करता है। जब तक बच्चा स्कूल जाता है तब तक वो एक लैंग्वेज अच्छी तरह से बोलना सीख जाता है। भाषा के नियम नहीं पता, क ख ग नहीं आता है, लेकिन उसको अपनी बात बोलना आता है, सेंटेंस फॉर्मेशन आता है। उसके बाद वो पढ़ना सीखता है और आखिरी में लिखना सीखता है। सॉरी। अभी ऐसे बच्चों की परेशानियां क्या होती है जिनके भाषा भाषण का विकास नहीं होता है? वो या तो पढ़ नहीं पाते, ठीक से सुनते नहीं है, सुन के समझना, उसको जो बोला है एग्जैक्टली उसको फॉलो करना, बोलने से घबराना, ये उनके मतलब सिम्टम्स है। या तो देर से बोलना सीखेंगे, या पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। अभी पढ़ने का प्रॉब्लम एक बहुत सिंपल है। आप लोगों ने यदि तारे जमी पे देखी हो, डिसलेक्सिया के बारे में जिसमें बताया है, तो ऐसे बच्चे जिनको मतलब शब्द दिमाग के अंदर सब कुछ घूम जाता है, उनको याद नहीं रहता है। जैसे एंड लिखना है तो AND या AD एंड, वो आगे पीछे कर देंगे। उनको उस डिफरेंस को वो लोग समझ नहीं पाते हैं। जिनका ये पोर्शन भाषा और भाषण वाला विकास प्रॉपर नहीं होता है, तो वो इन चीजों को बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। मेरे यहाँ एक बच्चा था, वो 4th स्टैंडर्ड में था। हर टीचर बोलती उसको आगे, सबसे आगे खड़ा कर देंगे बोर्ड के आगे कि आप यहाँ खड़े होके लिखो। वो बच्चा बेचारा परेशान, बैठने को नहीं मिलता, लिख नहीं पाता, उसका सब कुछ इनकम्प्लीट रहता था।
मैंने उसकी बुक्स मंगवाई, सारी बुक्स को ऑब्जर्व किया, तो मुझे पता चला कि वो कुछ चीजें उल्टी लिखता है, जो चीज उसको पता है। आप उससे वही चीज पूछो तो ओरली सही बोलेगा, लेकिन लिखते हुए वो गलत लिखता था। डी उल्टा लिखते हैं, बी और डी की में डिफरेंस होता है, टी और एफ में गड़बड़ होती है ना, पी और क्यू में गड़बड़ होती है, एक की जगह दूसरा यूज करते हैं। तो ये डिसलेक्सिया के लक्षण होते हैं। इन बच्चों को यदि आपको ठीक करना है तो उनको कोई भी एक चीज बताना है। आपके पास ऐसा कोई बच्चा है कि जिसको बी डी में प्रॉब्लम होती है, पी क्यू में प्रॉब्लम होती है, एफ टी में प्रॉब्लम होता है कोई? इवन 7th 8th तक मैंने बच्चे देखे हैं जो इस गलती को करते हैं। ऐसा कोई है? यस जी या नो? मैम। जी। तो ये बच्चे जब गलती करते हैं तो आप उनको कैसे सुधारेंगे? आप उनको कोई भी एक चीज बताइए। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ। उनको डी सिखाइए। डी कैसे सिखाना है? पहले सी लिखना है, फिर डंडा खड़ा करना है, सी के बाद डी आता है। तो यदि हमने पहले गोल किया और डंडा किया तो वो डी है, और बस आप उसको डी सिखाकर रुक जाइए। आपको बी नहीं सिखाना है, क्योंकि जो डी नहीं है वो बी है, बच्चा अपने आप समझ लेगा, वो अपने आप ले लेगा, क्योंकि उसको एक चीज पता है और वो उसमें कॉन्फिडेंट है कि ये सही है। ठीक है, तो दोनों चीज कभी मत सिखाइए उनको, क्योंकि दो चीज होगी तब वो डेफिनेटली कंफ्यूज होंगे। एफ और टी में गलती करते हैं, आप उनको सिर्फ एफ सिखाइए कि ऊपर गोला बनाना है, दादाजी का डंडा बनाना है, बस। वो याद रख लेंगे कि दादाजी का डंडा उल्टा बनाएंगे तो टी बनेगा, वो अपने आप सीख लेगा, आपको नहीं बोलना है। तो ये एक उनका उपाय हो सकता है। उनको कहानी बना के या कुछ इस तरह से कुछ करके आप उनको बताइए। बोलने सुनने का प्रॉब्लम है तो बच्चे को ऐसे गेम सिखाइए, जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे, एक धागा बांध के दो डब्बे लगा दो और फोन बनाते थे। ठीक है, तो वो धागे के थ्रू आवाज पहुंचती है, तो वो बच्चे का सुनने की क्षमता, क्योंकि वो सिर्फ सुनने पे ध्यान देगा। तो इस तरह की चीजें आपको करनी है कि जिससे बच्चे उस चीज को डेवलप करे। जिसमें भी प्रॉब्लम है, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम है तो पढ़ने से रिलेटेड कोई एक्टिविटी दीजिए, सुनने में प्रॉब्लम है वो ध्यान से सुनता नहीं तो ऐसी एक्टिविटी जिसको वो ध्यान से सुने। ठीक है, गीत, कविता, कुछ म्यूजिक, जो चीज जहां प्रॉब्लम है, इन चारों में से लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, उस पर्टिकुलर एरिया में आपको एक्टिविटी उसको देना है। अभी एक होता है टंग ट्विस्टर, है ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, एक ही वर्ण बार बार आता है, इसको टंग ट्विस्टर बोलते हैं इंग्लिश में। तो जिन बच्चों को बोलने का प्रॉब्लम है उनको टंग ट्विस्टर सिखाइए, क्योंकि वो खेल की चीज होगी, उनको खेल लगेगा। इस खेल से उनको बोलने के लिए एक्सरसाइज मिलेगी और वो इजीली बोल पाएंगे। ठीक है। लिखने की यदि उनको समस्या है तो नोटबुक में ना लिखा के आप उनको सैंड बॉक्स, सैंड पे मतलब सैंड बॉक्स, रेती लेके या पानी में उंगली करके जमीन पे पानी से जैसे लिखते हैं, तो इस तरह से कि वो अपने फिंगर्स को यूज करे और कुछ और लिखे किसी और जगह पे, नोटबुक पेंसिल लेके ना लिखे। तो ऐसा कुछ करके आप उनको डिफरेंट एक्टिविटीज हर एक के लिए दे सकते हैं। ठीक है, अभी आपके क्लास में यदि ऐसा कोई बच्चा है तो आपको उसके सोल्यूशन मिल गए? यस और नो? इसके बाद भी यदि आपके पास कोई ऐसा बच्चा जिसकी प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। आपके क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसके लिए आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस करें ताकि उसका सोल्यूशन निकले। मैम, मेरी जी। क्लास में एक पहरवार है जी। जो बोलता भी कम है और लिखता भी कम है, सुनता भी नहीं है। उसको कोई भी बांट दो तो बहुत देर में लिख पाएगा और बोलता तो बहुत ही कम है। सुनने में भी प्रॉब्लम है? नहीं, सुनता तो है, बोलता कम है। जो बोलता अपन तो दोनों कहेंगे भी तो उसका सेम बिहेवियर है? जवाब नहीं देता किसी भी चीज का। जो अपन बाणे सिखाएंगे बोलेंगे तो वो बोलता कम है। ठीक है, आप एक काम करिए, उसके दोस्तों को उसके साथ में बिठाइए और कोई ऐसी चीज पूछिए, मतलब बहुत सिंपल सी चीज हो, और जब वो बोल मतलब उसके दोस्त को पूछिए, तो जब उससे नहीं पूछेंगे आप किसी और से पूछेंगे तो वो कोशिश करेगा अपने आप को उसमें जोड़ने की।
क्या होता है इन बच्चों का, जब उनसे पूछा जाए तो उनके अंदर डर होता है कि हम नहीं बोल पाएंगे, इसलिए वो मतलब झिझक जाते हैं, नहीं खुल के आते। उनकी जगह किसी और को बोला जाए, उनको मना किया जाए, बच्चे हमेशा वो काम करेंगे जिस चीज के लिए ना बोलते हैं। तो आप उनको बोलिए आपको नहीं बोलना है, मैं उससे पूछ रही हूँ, और फिर दूसरे से पूछिए, और फिर धीरे से उसके सामने देखिए। आप उसका रिएक्शन देख के आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको समझ में आ रहा है, वो बोलना चाह रहा है या नहीं बोलना चाह रहा है। उसके बाद आप अपना स्ट्रेटेजी चेंज करिए। उसका जवाब सुनने के बाद, अच्छा आपको बोलना है क्या अभी, मतलब आप उसको फोर्स मत करिए, आप उसको ऑप्शन दीजिए कि क्या वो बोल सकता है। मतलब दूसरे किसी का आंसर सुन ले तो सिर्फ उसको रिपीट करना है, तो उसका झिझक निकल जाएगी, डर निकल जाएगा कि मैं गलत हूँ, तो वो शायद कॉन्फिडेंटली आ पाएगा। तो जब 2 4 5 ऐसे इंसिडेंट हो जाएंगे तो अगली बार खुद बोलने की कोशिश करेगा। यस मैम। कोशिश करके देखिएगा। यस मैम। नमस्ते मैम। जी। हम नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है शारीरिक कौशल, फिजिकल स्किल। इसमें कुछ बच्चे होते हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप सबको फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, सब कुछ कर पाते हैं। इन बच्चों का प्रॉब्लम ये होता है, उनमें स्पीड होती है, पावर होता है, स्ट्रेंथ होती है। आप कूदने को बोलो, उठाने को बोलो, जंप करने को बोलो, जो काम आप बोलोगे वो तुरंत कर लेंगे। लेकिन पढ़ाई की तरफ उनका अट्रैक्शन कम होता है। फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, वो सिर्फ उसी में फिजिकल इन्वॉल्वमेंट में ज्यादा रहते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया, सुन तो लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, लिख नहीं पाते हैं। उनके लिम्स ज्यादा काम करते हैं लेकिन फाइन मोटर स्किल नहीं होती है, ग्रॉस मोटर स्किल होती है। ग्रॉस मोटर स्किल जैसे मैंने हाथ पैर सबका उपयोग करके, फाइन मोटर स्किल जहाँ पे फिंगर्स का यूज करना है। ठीक है, अभी इसमें 2 तरह के होते हैं, या तो ग्रॉस मोटर स्किल बहुत अच्छी है, फाइन मोटर स्किल नहीं है। फाइन मोटर स्किल बहुत अच्छी है, बच्चा लिखता बहुत सुंदर है, लेकिन आप उसको यदि ग्राउंड में ले जाके खड़ा कर दो कि चलो रेस करना है, तो वो अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं होगा। दोनों तरह के बच्चे होते हैं, किसी एक स्किल को प्रॉपर करते हैं, किसी एक स्किल को नहीं करते हैं। ठीक है, अभी जो लोग नहीं करते हैं उसका कारण, या तो वो प्रीमेच्योर बेबी है, समय से पहले उनका जन्म हुआ है, उनका बॉडी पूरा डेवलप नहीं है, या उनको खाने पीने के लिए मतलब पोषण पूरा नहीं मिला है, खाने पीने की आदतें कुछ बुरी है, कुछ चीजें पसंद करते हैं, कुछ चीजें नहीं पसंद करते इसलिए नहीं खाते, तो उनका फिजिकल डेवलपमेंट पूरा नहीं होता है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अजीब सी हरकतें करते हैं, यदि जैसे उनकी बार बार बालों में हाथ घुमाना, बार बार मतलब किसी चीज को पकड़ना, किसी की चीज को गोल घुमाना, खेलना किसी चीज से, क्योंकि उनका मतलब सारा दिन फिजिकल ऐसा कुछ कुछ बहुत सारे उनके अंदर एंजाइम से निकलते रहते हैं, तो उनको वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। सेम की सेम चीजें बार बार मतलब रिपीट करना, कुछ लोगों की आपने आदत देखी हो, कुछ बच्चों की बहुत अजीब अजीब सी आदतें होती है। आप छोटे बच्चों में बहुत देखा होगा, एक बच्ची मेरे ऐसे ऐसे हाथ, कंटिन्यूअस उसके हाथ ऐसे ही मूव करते रहते हैं, या वो ऐसे ही किसी ने कुछ पूछ लिया, वो डर गई, उसको कुछ ऐसा भी लग रहा है तो तुरंत उसके हाथ अजीब तरीके से हिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक मतलब जो फिजिकली बच्चे स्ट्रांग नहीं है, तो उनके अपने बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता, उनका कौन सा बॉडी पार्ट क्या कर रहा है उनको समझ में नहीं आता है, तो वो लोग थोड़ा सा ऑड बिहेव करते हैं। दिमाग बहुत तेज होता है लेकिन लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि फाइन मोटर स्किल अच्छी नहीं है। आप ओरल पूछो आंसर सारे बता देंगे, लिखना नहीं आता है। लेफ्ट राइट पहचान नहीं सकते हैं आप, उनको कभी भी समझ में नहीं आएगा कि लेफ्ट कौन सा है और राइट कौन सा है, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है पहचानने में। आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, आप एग्जैक्टली जैसे 4 लाइन के अंदर हम लिखवाते तो वो 4 लाइन में प्रॉपर नहीं लिखते, उसका है तो ब्लू लाइन से ऊपर निकलेगा, रेड लाइन से नीचे जाएगा, अक्षर बड़े लिखेंगे छोटे, एग्जैक्टली वो नहीं निकाल पाते, इस तरह की परेशानियां उनको होती है। ठीक है, अभी इनके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, हम क्लास में कैसे हैंडल करेंगे। क्रॉस मोटर स्किल जिसकी कमजोर है उसको पेरेंट्स को बता सकते हैं कि बच्चे को रोज एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा खेलने दीजिए, सैटरडे संडे उसको पार्क में 1 2 घंटे खुला छोड़ दीजिए, ताकि वो सारी चीजों पे चढ़े, झूलों पे से फिसल पट्टी पे ऊपर चढ़े कूदे, तो थोड़ा सा फिजिकली स्ट्रांग हो। या बच्चों को आप बहुत सारे संतुलन के खेल सिखा सकते हैं, जमीन पे जिगजैग लाइन बना दी, बच्चों को बोले सिर्फ उसी को फॉलो करके चल के आइए, छोटी सी भी जगह तो आप फिजिकल एक्टिविटी इस तरह से कर सकते हैं।
सर्कल बना दीजिए कि इस पूरे सर्कल को गोल घूम के आना है, या सर्कल के एक सर्कल छोड़ के जंप करना है, जैसे हम बच्चों को लंगड़ी वगैरह सिखाते हैं। तो बहुत सारी ऐसे एक्टिविटी हो सकती है ग्रॉस मोटर के लिए। फाइन मोटर के लिए क्ले या आटा, उससे बच्चे जब अपनी फिंगर्स को मूव करते हैं तो उनकी फाइन मोटर स्किल, ग्रिप अच्छी होती है। यदि उनकी ग्रिप अच्छी करवानी है तो उनके हाथ में रबर बैंड लगा दीजिए, हमारा जो मोटा सा रबर बैंड आता है, ठीक, मतलब जो बच्चों को ज्यादा प्रेशर नहीं देगा, उस मोटे रबर बैंड को उनकी फिंगर में डाल दीजिए और उसके बाद उनको पेंसिल पकड़वाइए। तो बहुत इजीली बच्चे उसको लिखना सीख सकते हैं। जिन बच्चों को लिखने की प्रॉब्लम है उनके लिए ये बहुत एक इजी तरीका हो सकता है। बड़े बड़े पिक्चर दीजिए, उसमें मोटे मोटे क्रेयॉन से कलर भरने के लिए दीजिए, बारीक काम मत दीजिए, पहले बड़ा करने दीजिए। एक बड़ा स्क्वायर बनाया, उनको बोलिए इसमें, फिर स्क्वायर का साइज छोटा करते जाए और उसको बोलिए अब आप इसको इसी के अंदर। तो धीरे धीरे बच्चा अपनी फाइन मोटर स्किल को डेवलप करेगा। कि ऐसे बहुत सारी चीजें अलग अलग हो सकती है। एक बड़ा गोला बनाया, फिर उसके अंदर छोटा, उसके अंदर छोटा, उसके अंदर छोटा, करते करते मैं गोला मेंटेन करते हुए बच्चे को छोटे तक आना है, तो वो फाइन मोटर स्किल को उसकी इंप्रूव करेगा। ऑरेंज डे, ऑरेंज छिलना, संतरा बच्चे को हाथ में देना, बच्चा खुद छीले, केला खुद छीले, उबला हुआ आलू खुद छीले। ये हम प्रैक्टिकली यदि स्कूल में नहीं करवा सकते तो आप पेरेंट्स को बोले कि घर पे बच्चे से ऐसे काम जरूर करवाए। हम स्कूल में मटर छिलवा सकते हैं बच्चों से। मैं जब केजी सेक्शन देखती थी, मतलब हमारे गुजरात में तुअर की फली, हमारी तुअर दाल होती है, उसकी भी फलियां ग्रीन आती है, मटर आती है, फिर उसके बाद बालोर होती है जो, वो आती है। तो मैं हमेशा ये सारी फलियां स्कूल में आधा किलो 1 किलो मुझे डेफिनेटली था, हम लेके जाते थे। मैं हमेशा हर हफ्ते में एक बार तो कम से कम बच्चों को एक्टिविटी करवाना है कि उनको छिलना है अपने हाथों से। तो इस तरह की बच्चों को एक्टिविटी करवा सकते हैं उनके फाइन मोटर इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, आपके क्लास में कोई बच्चा है जिसको फाइन या ग्रॉस मोटर में प्रॉब्लम है, तो आपके पास अभी सॉल्यूशन है, यस या नो? प्लीज सब लोग आंसर करिए। सुनीता जी नहीं है, अच्छी बात है। जी, लक्षण में हमने बताए हैं कि फाइन एवं ग्रॉस मोटर में बच्चा किस प्रकार की मूवमेंट करता है। यदि ऐसा मूवमेंट आपके क्लासरूम में कोई बच्चा करता है तो आप जरूर पूछें कि हमारी क्लास में इस प्रकार का प्रकरण है। मैम ने बताया कि बच्चा बाल पे हाथ करेगा या अपने हाथ चलाएगा इधर उधर। हाँ, तो इस प्रकार की यदि कोई बच्चे आपकी क्लासरूम में हैं तो आप बताएं। वो एक समस्या से जूझ रहा है तो हम उनका सॉल्यूशन करेंगे टेक्निकल के माध्यम से। अगर हो तो जरूर आप अनम्यूट करके बताएं। किसी को कोई जी, प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, यदि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट है संवेदी जागरूकता, मीन सेंसरी अवेयरनेस। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके सेंसेस बहुत ज्यादा काम करते हैं, मतलब उनको कोई भी स्मेल है तो जल्दी से आएगी, कोई भी आवाज जल्दी से सुनाई देगी, किसी भी चीज में रंग में कोई परिवर्तन है तो तुरंत समझ में आएगा। उनके सारे सेंसेस को बहुत ज्यादा यूज करते हैं कुछ बच्चे, कुछ होते हैं जो बिल्कुल कम यूज करते हैं। ठीक है, अभी क्लास में इससे डिफरेंस कैसे होता है? यदि क्लास के बाहर, यदि आपके स्कूल के बाहर से कोई सड़क से व्हीकल निकल गया, जोर से हॉर्न बजा, तो तुरंत ऐसे बच्चे जिनका सेंसरी ऑर्गन बहुत ज्यादा काम करते हैं, सेंस ज्यादा काम करता है, तो उनका ध्यान तुरंत, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आपकी पढ़ाई से ध्यान उस आवाज पे चला जाएगा। बाहर यदि से कोई यदि निकल गया है गेट के आगे से और बच्चे की तुरंत नजर वहां पे, उसका ध्यान वहां पे, खिड़की पे कोई चिड़िया आ गई या बाहर किसी कौवे या कबूतर की आवाज आ गई, तो बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो जिनके सेंसेस ज्यादा काम करते हैं वो डिस्ट्रैक्ट ज्यादा होते हैं, उनको एक जगह पे लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हवा में उनको मतलब बहुत सारी चीजें वो सोचते हैं, बहुत सारी चीजें मतलब इमेजिन कर सकते हैं।
हवा के अंदर वो लिखते रहते हैं, कुछ कुछ ढूंढते हैं, इस तरह की उनकी। लाइट बंद होना या चालू होना, अचानक से यदि अंधेरा होता है तो कुछ बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। या बहुत ज्यादा, जैसे कुछ बच्चों को धूप में ले जाओ तो वो उनको रोना शुरू हो जाते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यदि छोटे बच्चे हैं तो मोस्टली ऐसा आता है। इवन बड़े बच्चों में मैंने देखा है, 6-7 के भी बच्चे, यदि थोड़ा सा भी लाइट में चेंज, एटमोसफेयर में चेंज आता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। संगीत वगैरह की तरफ तुरंत उनको कुछ होते, यदि म्यूजिक के साथ, यदि कुछ लय के साथ गाया जाए तो वो ध्यान देते, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो उनकी परेशानियां हैं ये सारी, यदि वो लोग सेंसेस, लाइट है, साउंड है, इन सारी चीजों से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो खुली छत पे या खुली जगह पे जाने से डरते हैं, उनको आसमान खुला देख के डर लगता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे। कुछ बच्चे बहुत कॉन्फिडेंटली आप कहीं भी जाने को बोलो। आपने देखा होगा बहुत सारी कुछ एडवर्टाइज भी ऐसी आती है जिसमें वो अंधेरे कमरे में बच्चे को अकेले भेजते हैं। ठीक है, बच्चा, मतलब आप ऑब्जर्व करें घर पे, यदि पेरेंट्स ऑब्जर्व करते हैं कि कमरे की लाइट बंद है और बच्चे को बोला जाए कि आप उस कमरे में जाओ और ये चीज लेके आ, बच्चा जाके स्विच बोर्ड तक नहीं जाने को तैयार होते हैं। तो ये क्योंकि उनके सेंसरी जो नर्व्स होती है वो ज्यादा काम करती है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। टेम्परेचर में डिफरेंस बर्दाश्त नहीं होगा उनको, कुछ चीजें पकड़ने में ये अच्छा नहीं लगता है, ये चीज पसंद नहीं, इसलिए ये नहीं, चौक हाथ में नहीं लेंगे, कुछ कलर होंगे, ये कलर, मैंने ऐसा बच्चा देखा है ड्राइंग करते हुए, वो एक कलर टीचर ने बोला यहाँ पे ये कलर करिए, ये कलर मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उन कंप्लीट करने के लिए जरूर, लेकिन बोले नहीं, उसकी जगह मैं दूसरा कलर करूंगा। तो इस तरह के, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर कलर की तरफ उनका साइंस है कि वो उसको नहीं बर्दाश्त करेंगे, पसंद नहीं करते तो उसको छुएंगे भी नहीं। बहुत सारे बच्चे आप बहुत सारी चीजों में देख सकते हैं, कुछ चीजें, मतलब दूध में यदि मलाई आ गई तो बच्चा पीता नहीं, आप जनरल घर में देखते होंगे, उनको दूध का स्मेल नहीं पसंद से दूध नहीं पियेंगे। वो बहुत ज्यादा, मतलब उसको इतना बड़ा इशू बनाते हैं कि उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। अभी ऐसे में क्या करेंगे, बच्चों की संवेदनाओं को जगाने का आपको खेल कुछ खिलाने पड़ेंगे। अभी वो बच्चा छूने को नहीं तैयार है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आंखों पे पट्टी बांध के आप उसको अलग अलग चीजें पकड़ाइए कि हम ये चीज पकड़ाते हैं, आप फिर बताइए छू के कि ये क्या है। 2-4 चीज अलग अलग, पेन, पेंसिल ले लिया, कोई खिलौना, डस्टर, उसके बाद उस कलर को हाथ में पकड़ाइए जिसको मना कर रहा है। फिर उसके बाद उसकी पट्टी खोल के बताइए कि आपने इसको पकड़ लिया, आपको कुछ नहीं हुआ। मतलब उनको रियलाइजेशन करवाना पड़ता है कि ये सिर्फ आपकी सोच है, हकीकत में ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे खेल होते हैं, स्पर्श वाले, ध्वनि वाले, आंखों में पट्टी बांध के कुछ आवाजें की जाए कि इस आवाज को पहचानो कि ये किस चीज की आवाज है। डब्बियों के अंदर बहुत अलग अलग चीजें भर के, बहुत सारे खेल हो सकते हैं, आप इसको बच्चों के साथ खेल सकते हैं। बच्चों को गीत के माध्यम से सिखाना, ये पोयम्स बच्चों को बुलवा के गा के ही सिखाते हैं, क्योंकि उसको बच्चे म्यूजिक की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, उसको ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। उनको अपने विचार और भावनाओं को क्लियरली बताने के लिए, जैसे बच्चा डर के मना करता है, उसके साथ जाइए, उसके साथ उसका हाथ पकड़ के उसके लाइट चालू करवाए, उसको बोलिए देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि अंधेरा था, आप देख नहीं पाए, इसलिए आप डर रहे। तो इस तरह से कुछ ऐसी एक्टिविटी हमको बच्चों से करवानी पड़ेगी जिससे उनका उस पर्टिकुलर संवेदना की तरफ हम उनको, मतलब मोड़ पाए, उसकी तरफ ध्यान दे पाए। तो यदि आपको लगता है क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो इस तरह से करता है, तो क्या प्रॉब्लम है और उसके हिसाब से क्या सोल्यूशन होता है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। आपके पास कोई ऐसा बच्चा है जिसको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है? यदि आप लोगों के पास ऐसा कोई नहीं है तो आप बहुत नसीबदार है कि आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। जी अनीता जी, आप बताइए, आपने अनम्यूट किया है जी। अनीता मैम, अहिंसा पब्लिक स्कूल से। हाँ मैम नमस्ते। हमारा बेटा खुद था पहले ऐसा, जिसको यदि छत पे ले जाते थे, मतलब वो 2 या 3 महीने का था, तब भी वो ऐसा ही करता था कि छत पे ले जाते थे तो रोता था, जब हम लोग को समझ में नहीं आया, लेकिन फिर जब नीचे लाए तो चुप हो गया। तो इस तरह से वो बहुत, मतलब 5-6 साल तक, वो 6-7 साल तक ऐसा ही करता था।
कि बाहर भी नहीं हम लोगों को निकालने देता था। शाम हुई वो घर के अंदर आ जाता था और बोलता था नहीं आप अंदर बैठो, आप भी अंदर रहो, हमें भी अंदर कर दो। उसके बाद वो धीरे कैसे धीरे उसको बदलाव आया उसमें? धीरे धीरे जैसे हम लोगों ने साथ जाना शुरू किया कि कुछ नहीं होता। एक दो बार तो इधर से टीकमगढ़ जाने के लिए हुए, घुआरा में रोया और इतना रोया कि नहीं हमें तो घर चलना, आपने इधर कहाँ खड़ी हो, इधर कहाँ खड़ी हो, नहीं आप वापस चलो। तो इस तरह से उसको मनाया कि गाड़ी आ जान दो अपन तभी तो चलेंगे। इस तरह से उसे धीरे धीरे बाहर निकालने की सोची और वो धीरे धीरे अब वो अकेला भी जाने लगा, मतलब रात में बाहर दूर दूर तक जी अब तो बाहर अकेला रहता है। हाँ जी, इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, और आपको उसका जो डर है उसको निकालने के लिए उसका साथ देना पड़ेगा, अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन हमारी जो बेटी है वो क्या करती है, उसे खीर नाम से चिढ़ है, खीर तो छूती भी नहीं है, लेकिन उसे धोखे में खिलानी चाहिए कभी कि वो सीख जाए कि इसका टेस्ट अच्छा लगता, जबकि उसे मीठा बहुत अच्छा लगता, लेकिन हाँ खीर खीर अच्छी नहीं लगती। और उसे धोखे में खिला भी दी तो जब तक उसके मुंह में वो दाना है उसका, तब तक वो थूकती रहेगी, बाहर निकालती रहेगी, खाना ही नहीं चाहती वो अभी भी। जी, पर्टिकुलर किसी किसी चीज के लिए वो संवेदी होते हैं। अभी उस चीज को ना खाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तो उसके लिए हम को कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन जिस चीज से फर्क पड़ता है, जैसे वो बाहर जाने को नहीं तैयार, तो हाँ उनको हमको सुधारने की जरूरत है। हम हर चीज नहीं बदल सकते, पर जो जरूरी है उसको जरूर बदलना चाहिए। हाँ ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अभी मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस की, उसके सॉल्यूशन डिस्कस किए, बच्चों की सारी तरीके की बच्चे किस तरह से बिहेव करते हैं वो सारा डिस्कस किया। अभी एक लास्ट, इन सब के बाद भी कुछ एक तरीके होते हैं जो हमने अभी तक एक एक अलग अलग प्रॉब्लम को, पर्टिकुलर उस प्रॉब्लम को डिस्कस किया है। अभी एक कुछ जनरल तरीके मैंने लिखे हैं जिसमें हम हर एक परिस्थिति में हम जिनका उपयोग कर सकते हैं। एक तरीका है पुरस्कार एवं दंड। यदि आपको जरूरत लगती है आप उस बच्चे को एनकरेज करिए, कुछ पुरस्कार दीजिए। यदि उससे काम नहीं होता है, आपको लगता है कि दंड देंगे तो बच्चा बदलेगा, तो दंड। अभी पहले पुरस्कार आएगा, उसके बाद दंड, जहां पे जैसी जरूरत है वैसे यूज करना है। ठीक है, दंड जब देते हैं तो ऐसा दंड नहीं होना चाहिए जो बच्चों को मानसिक परेशानी दे। ठीक है, दंड ऐसा होना चाहिए कि जिससे वो कुछ सीखे और अगली बार कोशिश ये करे कि उनको दंड ना मिले। जब भी आप पनिशमेंट देते हैं तो क्रिएटिव पनिशमेंट देना, मतलब बच्चों को ऐसा ना लगे कि हमारी इंसल्ट हुई है या हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है। थोड़ा सा आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, किस तरीके से आप उनको देंगे, आप थोड़ा नया तरीका ढूंढिएगा। स्पष्टीकरण देना, गिविंग एक्सप्लेनेशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक बार 7th स्टैंडर्ड के अंदर कुछ मैंने होमवर्क दिया था, बच्चे नहीं करके लाए, तो मैंने उनको पनिशमेंट दी कि जिन लोगों ने नहीं किया खड़े हो जाइए, आगे आइए, आपको अपने कान पकड़ने और उठक बैठक करनी है। अभी बॉयज और गर्ल्स हैं, को एजुकेशन में पढ़ते हैं, 7th स्टैंडर्ड में है, तो थोड़ा सा उन लोगों को इंसल्ट फील होता है। और जब बॉयज को निकाला, उनको एक साइड खड़ा किया, गर्ल्स को एक साइड खड़ा किया, बॉयज को मैंने बोला चलिए उठक बैठक करिए, तो थोड़ा सा शर्माए, कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने कर ली। जब गर्ल्स की तरफ मुड़ी और उनको बोला, तो बॉयज मतलब बाकी सारे जैसे उनको चिढ़ा रहे हो इस तरह से उन्होंने कुछ जेस्चर किए। मैंने गर्ल्स को वहीं पे रोका और मैंने सबको बोला, मैंने कहा एक बात पहले आप समझिए कि मैं क्यों ये पनिशमेंट दे रही हूँ। ये जो करना होता है कि कान पकड़ के उठक बैठक लगाइए, ये एक्सरसाइज आपकी मेमोरी को बढ़ाती है, इससे आपकी मेमोरी तेज होती है। और क्योंकि मैंने आपको काम दिया था आप भूल गए, इसलिए आपको ये उठक बैठक करवा रही हूँ, ताकि आप घर जाके याद रखें कि आपको क्या करना है और आप वो करके लाए। जब मैंने रीजन बताया तो गर्ल्स बिना शर्माए तुरंत उन लोगों ने कर लिया और बोले मैम कल पक्का हम आपका काम करके दिखाएंगे। तो जब आप किसी चीज का एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ऐसा क्यों, तो बच्चे उसको सही तरीके से लेंगे। तो आप उनको जब भी कोई पनिशमेंट देते हैं तो रीजन दीजिए कि आपने ये पनिशमेंट क्यों दी है, तो वो उसको जरूर करेंगे। ठीक है, उसके बाद है मस्तिष्क की ढलनशीलता, ब्रेन प्लास्टिसिटी। हर एक नई चीज जो होती है
जब भी आप कोई नई चीज देखते हैं या सीखते हैं तो आपके ब्रेन में एक न्यूरॉन बनता है। जैसे हम बच्चों को सेब, घर के अंदर बच्चे ने सेब खाया है, पहली बार टेस्ट किया, दोबारा आएगा तो बच्चा याद करेगा हाँ ये खाया है। जब वो स्कूल में जाता है तो टीचर ए फॉर एप्पल सिखाती, क्योंकि एप्पल सबने देखा है। हम वही A to Z हम वही लेटर लेते हैं, जो चीजें बच्चों ने देखी है वही सिखाते हैं। तो जब भी कोई चीज आप नई सीखते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर एक न्यूरॉन बन जाता है और वो अगली बार उस चीज को याद रखेगा एग्जैक्ट उसी तरीके से। ठीक है। तो जब भी आपको लगता है कि बच्चे कहीं कुछ नहीं कर पा रहे, तो उनका वो न्यूरॉन कैसे डेवलप हो, उस चीज से वो कैसे परिचित हो, आप ये कोशिश करिए। यदि उस चीज से परिचय हो गया तो वो उसको नहीं भूलेंगे। ठीक है। तो जो उनके फ्यूचर में भी काम आएगा। तो आपको ये करना है कि जहां आपको लगता है कि बच्चे इस चीज को नहीं समझ पा रहे, तो कोई नया तरीका ढूंढिए ताकि वो उसको पूरी तरह से समझ सके, सीख सके, अपने दिमाग में उसकी एक क्लियर पिक्चर बना सके, तो वो नेक्स्ट टाइम उसको नहीं भूलेंगे। ठीक है। और लास्ट है मनोवैज्ञानिक समस्याओं को समझना। बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम होती है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके पैर में यदि जूते में कंकड़ है और वो किसी ऐसी जगह पे खड़ा है कि वो जूता निकाल ना सके और ठीक ना कर सके, तो वो पूरा टाइम उसका ध्यान उस जूते में लगा रहेगा, सामने कौन है क्या है वो शायद नहीं देख पाएगा या उतना वो कुछ नहीं कर पाएगा। अग्री? ऐसा होता है, आपके हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। कहीं किसी एक चीज में ध्यान है तो हम दूसरी चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। यस या नो? जी। आज जो मैंने आपको नियत कार्य दिया था, आज जो आपने वीडियो देखा, वो भी शायद कुछ ऐसा ही था। आप सब मुझसे अग्री है, थैंक यू वेरी मच। आज जो मैंने वीडियो भेजा था उनमें मैंने बताया था बच्चे के पास क्या है, एक काम जो उसके पास है वो हम नहीं देखते हैं। ठीक है। तो जब आप क्लास के अंदर बच्चों को हैंडल कर रहे हैं तो उनका वो छुपा हुआ आम क्या है वो आपको पता होना चाहिए। जब तक आप उनसे पूछेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि वो ये जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो जब बच्चा कोई रीजन देता है तो आप मतलब कुछ बिहेव करता है तो उसके पीछे सोचिए कि क्या कारण हो सकता है, उसको जानने की कोशिश करिए, उसके व्यवहार में कोई अंतर है तो वो क्यों है। ठीक है। मेरे यहाँ पे एक बच्चा है, उसका घर काफी दूर है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो लेट हो जाता है। तो जब वो लेट हुआ, उसको पता है कि मैं लेट हूँ, क्लास में टीचर डांटेगी, वो क्लास में एंटर होने से पहले ही रोना शुरू कर देता है। तो पूरा दिन वो इसी बात में निकालता है। वो सुबह यदि रो के आया तो सारा दिन उसका इसी तरह से रो के निकलेगा, मूडलेस निकलेगा, क्योंकि वो लेट हुआ है, जबकि गलती पेरेंट्स की थी या ट्रैफिक की थी। तो बच्चे की परेशानी क्या है उसको समझिए और उसको उस टेंशन से बाहर निकालिए, तो बच्चे क्लास में पढ़ पाएंगे और आपके कंट्रोल में रहेंगे। ठीक है। ये कुछ क्लास मैनेजमेंट की समस्या और उसके उपाय आज मैंने डिस्कस किए। अभी मैं आप सबको सुनना चाहूंगी, कितनी चीजें थी जिससे आप कनेक्ट कर सके, जो आपकी क्लास में भी ऐसे उदाहरण है, ऐसी परेशानियां थी जिसके आपको सॉल्यूशन मिले, आप मुझे बताइए। और यदि इस सब के बावजूद भी कोई ऐसी चीज है जो रह जाती है, जो मैं हमने डिस्कस नहीं की और आपके पास परेशानी है, तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। सज्जल जी, नीरज जी, मुझे आपकी मदद चाहिए, आप एक एक को इनवाइट करेंगे प्लीज। जी